पहली बार जब मैंने एक बीस्ट समन किया, वो एक बेहद रेयर एपिक रैंक होली एंजल था। मैंने उसे समनिंग सेरेमनी में ही 10 मिलियन में बेचने के लिए रख दिया। सबको लगा मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि जैसे ही होली एंजल प्रकट हुआ, वो सीधा एक अमीर लड़के की तरफ बढ़ा और उसके सामने घुटनों पर झुककर वफादारी की कसम खा ली। इस गद्दारी को देखकर मैंने तुरंत उस पर 10 मिलियन का प्राइस टैग लगा दिया और उस अमीर लड़के को उसे खरीदने दिया। बदले में मैंने उनकी गिल्ड से अपनी पसंद का एक बीस्ट चुनने की शर्त रखी। आखिर एक गद्दार बीस्ट चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, वो अपने तमेर को मरवा ही देता है। इस सुनहरे मौके को देखते हुए एपेक्स गिल्ड बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। अब एपेक्स गिल्ड बीस्ट शॉप के अंदर एक स्टाफ मेंबर मुझे तीसरी मंजिल पर ले गई, जहां बीस्ट रखे जाते हैं। दीवारों पर कंटेनमेंट यूनिट्स की लाइनें लगी थीं, जिनमें हर तरह के क्रीचर्स थे। मिस्टर लक्स, वो एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ बोली, इस फ्लोर पर मौजूद हर बीस्ट आपके चुनने के लिए उपलब्ध है। मैंने अपनी नजरें कमरे में घुमाई। मेरी नजरें धीरे धीरे हॉल में घूमने लगी। वो लाल स्केल से ढके एक क्रीचर पर रुकी। मेरा स्टेटस पैनल सामने चमक उठा। स्केल बीस्ट, पोटेंशियल रैंक, एलीट स्टेज 1, लेवल टियर 1 बैंक। मैं आगे बढ़ा। अगला एक चमकदार सफेद डीमन वुल्फ था, जो पिंजरे में सुस्ती से लेटा था। ब्लिजर्ड डीमन वुल्फ, पोटेंशियल रैंक, एलीट स्टेज 6, लेवल टियर 1 पी गेन 1। मैंने पूरा हॉल छान मारा। आखिर तक पहुंचते पहुंचते मेरी चिंता बढ़ गई थी। यहाँ ज्यादातर बीस्ट सिर्फ कॉमन या एलीट रैंक पर अटके थे। हेरोइक रैंक के बीस्ट तो कहीं थे ही नहीं, और सबसे ऊंचे रैंक वाला यहाँ सिर्फ एक हेरोइक स्टेज 2 कैंडल बीस्ट था। ये मेरी उम्मीदों से बहुत कम था। क्या यहाँ बस इतना ही है? मैंने रुककर उस स्टाफ मेंबर से पूछा। उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी। जी मिस्टर लक्स, इनके अलावा बेसमेंट में सिर्फ वो बिना बिके हुए बीस्ट्स हैं जिन्हें कोई नहीं चाहता। उनमें से ज्यादातर को ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो ठीक नहीं हो सकते। उन्हें कल डिस्पोज किया जाना है। मैंने सिर हिलाया। जब यहां तक आ ही गया हूं तो हर कोना देखे बिना नहीं आऊंगा। मुझे नीचे ले चलो। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी। बेशक मेरे पीछे आएंगे। हम बेसमेंट की तरफ बढ़े। यहाँ के बीस्ट बिल्कुल वैसे ही थे जैसा उसने बताया था। कुछ की आंखें पथराई हुई थीं, कुछ साफ तौर पर अपाहिज थे। उनकी आंखों में एक खालीपन था। मैंने उन सबको इग्नोर किया और शांति से आगे बढ़ता रहा। फिर जैसे ही मैं बेसमेंट के आखिरी छोर पर पहुंचा, मेरे कदम ठिठक गए। मेरी नज़र कोने में रखे एक साधारण से कंटेनमेंट यूनिट पर टिक गई। अंदर एक बर्ड टाइप बीस्ट था, पंख फीके, टूटी हुई रूह और कोने में सिमटा हुआ। सोलर ब्लेड ईगल, पोटेंशियल रैंक, हेरोइक स्टेज 7, लेवल टियर 1। नेगेटिव स्टेटस सेवर्ड टैलॉन, बैंडेड क्रेट, वेनम पॉइजन, ग्रोथ सजेशन, स्टॉर्म टाइगर बोन से सेवर्ड टैलॉन ठीक हो जाएगा। 7 पेटल फ्लावर से वेनम का इलाज होगा। मेरी भौहें थोड़ी चढ़ गईं। इस सोलर ब्लेड ईगल का पोटेंशियल रैंक मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर था। हाँ, इसका एक टैलन कटा हुआ है और शरीर में जहर है, लेकिन पैनल ने उसका इलाज साफ बता दिया था। स्टॉर्म टाइगर बोन और 7 पेटल फ्लावर काफी कॉमन मटेरियल्स हैं, आसानी से मिल जाएंगे। मटेरियल्स के खर्च के बाद भी ये सौदा गारंटीड प्रॉफिट है। मुझे एक पूरी तरह ठीक हेरोइक स्टेज 7 फाइटर मिल जाएगा। इस स्टेज पर यह सबसे बेस्ट है। मैंने मन बना लिया था। मैं बोलने ही वाला था कि तभी अंधेरे में मेरी नज़र किसी और चीज़ पर पड़ी। बड़े कंटेनमेंट यूनिट्स के बीच एक छोटा सा एनर्जी केज था, जो वहां बिल्कुल अलग लग रहा था। मैं उसके पास गया। जैम। मेरी आंखें थोड़ी सुकड़ी। एक आकृति ठंडी मेटल की दीवार के सहारे कमजोरी से झुकी हुई थी। इंसान? नहीं, रुको। एक ह्यूमनॉइड बीस्ट। एपेक्स गिल्ड के बेसमेंट जैसी जगह पर एक ह्यूमनॉइड बीस्ट? इसे यहां बंद क्यों किया गया है? और उससे भी अजीब बात, जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरी रूह के अंदर से एक बहुत ही गलत एहसास उठा। साफ तौर पर नफरत का एहसास। ये फीलिंग नॉर्मल नहीं थी। जैसे ही मैं करीब आया, उस बीस्ट को किसी अजनबी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और मुझे देखा, फिर झटके से नीचे कर लिया, जैसे उसे कोई शौक लगा हो। लेकिन उस एक पल में मैंने उसका चेहरा देख लिया। चेहरे के हर इंच पर टेढ़े मेढ़े नुकीले निशान थे। इसका असली रूप पहचानना नामुमकिन था। स्टाफ मेंबर मेरे पास आई और उसने मुझे उस पिंजरे के पास रुका हुआ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये एक सक्यूबस है, सीधा डायमेंशनल रिफ्ट से लाई गई है। जब ये हमें मिली थी तब भी ऐसी ही थी। इसे कोई नहीं चाहता। ऊपर से इस पर एक कर्स है। इसका लेवल हमेशा के लिए टियर 1 पर लॉक है। कल इसे बाकी रिजेक्ट्स के साथ खत्म कर दिया जाएगा। उसने उस सक्यूबस को नफरत भरी नजरों से देखा, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुन रहा था। मेरा दिल किसी जंग के नगाड़े की तरह धड़क रहा था। एक पारदर्शी स्टेटस पैनल जो सिर्फ मुझे दिख रहा था, मेरी आंखों के सामने चमक उठा। लिलिथ, फॉलन सक्यूबस, बॉन्ड स्टेटस, अवेलेबल, पोटेंशियल रैंक, कॉमन सील्ड बाय कर्स, ट्रू रैंक, एपिक स्टेज 9।
करंटली अंडर कर्स सील लेवल टियर 1। अब इस स्टोन इस कर्स को तोड़ सकता है और इस बीस्ट के पोटेंशियल रैंक को बढ़ा सकता है। जैसे ही मैंने एपिक स्टेज 9 पढ़ा, मेरी सांसें थम गई। तो इसे कर्स दिया गया है, वो खूबसूरती जिससे देवता भी जलें, उसे कैद कर दिया गया है। इस लिलिथ नाम के बीस्ट का असली पोटेंशियल रैंक स्टेज 9 तक है, जो आगे भी बढ़ सकता है। ये अब तक का सबसे ज्यादा पोटेंशियल रैंक है जो मैंने किसी बीस्ट में देखा है। वो एंजल जिसने मुझे धोखा दिया, वो तो लिलिथ के जूते उठाने के काबिल भी नहीं है। और इसका स्किल पैनल गजब का है, शुरुआत से ही 3 स्किल्स। सबसे जरूरी बात, बीस्ट पैनल साफ दिखा रहा था कि कर्स कैसे तोड़ना है और इसका पोटेंशियल रैंक और ऊपर कैसे ले जाना है। इसका मतलब, अगर मैं इस सक्यूबस को खरीद लूं और वो मटेरियल्स जुटा लूं, तो मेरे पास एक लेजेंडरी रैंक पावर हाउस होगा। ये सोचकर ही मेरी सांसें तेज हो गईं। यही वो है जिसकी मुझे तलाश थी, मेरी पार्टनर। मैंने स्टाफ मेंबर की तरफ मुड़कर कहा, मुझे ये सक्यूबस चाहिए, मैं इसे अभी ले जा रहा हूं। पिंजरे के अंदर लिलिथ के कमजोर शरीर में एक अचानक हलचल हुई। क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है? उसने झटके से अपना सिर उठाया और अपने सामने मौजूद उस शांत चेहरे को देखा। उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। पैदा होने के दिन से ही उसे दुनिया सिर्फ नफरत और कड़वाहट से भरी लगी थी। वो सुन्न हो चुकी थी। उसने उम्मीद करना छोड़ दिया था कि कोई उसे कभी अपनाएगा। लेकिन अब ये अजनबी, ये नौजवान सीधा उसकी तरफ इशारा कर रहा था। वो उसके साथ बीस्ट बॉन्ड बनाने के लिए तैयार था। स्टाफ मेंबर की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। मिस्टर लक्स, क्या आप पक्का ऐसे ही चाहते हैं? मेरा जवाब बिना एक पल की देरी के आया। बिल्कुल। बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक प्राइवेट रूम दो। अभी उसकी आंखों में हैरानी और बढ़ गई, लेकिन उसकी प्रोफेशनलिज्म जाग उठी। उसने कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा। इस तरफ आइए। वो मुड़ी और हमें आगे ले गई। लिलिथ उसके पीछे चली। उसका शरीर किसी मशीन की तरह अकड़ा हुआ था। जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकाल गया, उसकी दुनिया उथल पुथल हो गई। जब तक वे एक शांत प्राइवेट रूम में नहीं पहुंचे और स्टाफ मेंबर ने उसकी बेड़ियां नहीं खोली, तब तक वो होश में नहीं आई थी। उसने अपने सामने खड़े नौजवान को खाली नजरों से देखा। मुझ पर मेरे जन्म से ही एक कर्स है, मैं अपना लेवल भी नहीं बढ़ा सकती। लिलिथ ने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। उसकी आवाज डर और संघर्ष से दबी हुई थी। आपने मुझे चुना है, लेकिन मैं आपके लिए लड़ नहीं सकती। मैं आपको ग्लोरी नहीं दिला सकती। उसकी आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने खराब चेहरे वाले बीस्ट की आवाज इतनी कोमल, रूहानी और असरदार होगी। मुझे पता है तुम्हारा कर्स कैसे तोड़ना है। क्या तुम मेरे साथ बॉन्ड बनाओगी? कर्स तोड़ना। लिलिथ का दिल ऐसे बैठ गया जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। जिस पल आपने मुझे चुना, मेरी जिंदगी पहले ही आपकी हो चुकी थी। लिलिथ की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें अटूट संकल्प था। मैंने और कुछ नहीं कहा। मेरी उंगली पर एक हल्की रोशनी जमा हुई। मैंने उसे धीरे से लिलिथ के माथे पर छुआ। रोशनी धड़की। उन दोनों के नीचे एक प्राचीन बॉन्ड सर्कल उभर आया। इक्वल बॉन्ड फॉर्म्ड। मैं तुरंत मुड़ा और बाहर इंतजार कर रहे स्टाफ मेंबर को बुलाया। मुझे कुछ मटेरियल्स खरीदने हैं। एक फेदर ऑफ इटर्नल नाइट, 5 फैंग्स ऑफ द इन्फर्नो और 2 अबिस स्टोन्स। स्टाफ मेंबर का चेहरा लिलिथ को चुनते वक्त से भी ज्यादा पीला पड़ गया। ये तीनों चीजें बहुत ही रेयर और महंगी थीं, खासकर अबिस स्टोन्स। वे दुनिया के सबसे रेयर हाई ग्रेड मटेरियल्स में से एक हैं। मिस्टर लक्स, इन सब की कुल कीमत। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, मैंने अपना ओमनी टर्मिनल कार्ड उसकी तरफ सरका दिया। 30 मिलियन काफी होने चाहिए। वो कार्ड पर दिख रहे बैलेंस को देखता रह गया, जैसे जम गया हो। यह जरूरत से ज्यादा है मिस्टर लक्स, कृपया हमें एक पल दें। मैं सब कुछ अभी तैयार करवाता हूँ। उसका लहजा बदल गया था। अब उसमें पहले से कहीं ज्यादा सम्मान था। जल्द ही डार्क एनर्जी छोड़ती हुई 3 चीजें प्राइवेट रूम में लाई गईं। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे, मैं और लिलिथ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पहले इस फेदर को एब्जॉर्ब करो। मेरी आवाज शांत और स्थिर थी। इससे लिलिथ को एक अजीब सा भरोसा मिला। उसने मेरी आंखों में देखा और अपना सिर झुकाया, फिर कांपते हाथों से फेदर ऑफ इटर्नल नाइट की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो काली रोशनी बनकर उसके शरीर में समा गया। उसके बाद फैंग्स ऑफ द इन्फर्नो और फिर 2 अबिस स्टोन्स। जैसे ही लिलिथ ने आखिरी पत्थर को मुट्ठी में भींचा, सब कुछ बदल गया। लिलिथ के केंद्र से एक भयानक एनर्जी शॉकवेव निकली। उस ताकत ने मुझे पीछे धकेल दिया, कदम दर कदम, जब तक मेरी पीठ ठंडी दीवार से नहीं टकराई। मेरी नजरें कमरे के बीचों बीच टिकी थीं। लिलिथ के शरीर से बैगनी काले रंग के धागे निकलने लगे, बेहिसाब और अंतहीन। वे एक दूसरे के ऊपर लिपटने लगे, जब तक कि उन्होंने एक विशाल डार्क कोकून नहीं बना लिया जिसने उसे पूरी तरह निगल लिया। पूरा कमरा ठंडी, दम घोटने वाली डार्क एनर्जी से भर गया। मैं उस कोकून को देखता रहा। ये कहना कि मैं नर्वस नहीं हूं झूठ होगा, लेकिन पैनल के हिसाब से ये प्रोसेस न केवल लिलिथ का कर्ज तोड़ेगा, बल्कि उसके पोटेंशियल रैंक को उसके शिखर पर पहुंचा देगा और उसे और भी आगे बढ़ा देगा। ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा जुआ था।
अगर ये काम कर गया तो मेरे पास एक ऐसा बीस्ट होगा जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं होगी। समय बीतता गया, फिर अचानक कमरे में भरी बैगनी एनर्जी पीछे हटी और तेजी से कोकून के अंदर सम गई। एक तेज चटकने की आवाज आई और कोकून की हर दरार से अंधी कर देने वाली सुनहरी रोशनी बाहर निकली। उसने एक पल में कमरे के अंधेरे को चीर दिया। मेरी सांस रुक गई। सुनहरी रोशनी, लेजेंडरी रैंक। जैसे जैसे दरें बढ़ती गईं, सुनहरी चमक और तेज होती गई, जैसे कमरे के अंदर दूसरा सूरज निकल आया हो। फिर अचानक कोकून फट गया। बैगनी काले टुकड़े हर तरफ बिखर गए, लेकिन हवा में ही एनर्जी के कणों में बदल गए। सुनहरी रोशनी ज्यादा देर नहीं टिकी। वो तेजी से पीछे हटी और उसकी जगह एक गहरी, ज्यादा ताकतवर बैगनी काली ओरा ने ले ली। एक अदृश्य एनर्जी पल्स सीधा छत को चीरते हुए आसमान की गहराइयों में गायब हो गई। उसी पल सिटी हॉल की बिल्डिंग की चोटी पर मेयर ब्लेज अपने डेस्क के पीछे बैठकर शहर के हाई स्कूल्स के समनिंग सेरेमनी के रिजल्ट्स देख रहे थे। अगले ही पल वो उछलकर खड़े हो गए। वो तेजी से खिड़की के पास पहुंचे और उनकी पैनी नजर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पर टिक गई। कुछ पल पहले उन्होंने एक भयानक एनर्जी का एहसास किया था, जो समुंदर की तरह विशाल और गहरी थी। कोई अंदर आओ। उनकी आवाज एक कड़क हुक्म थी। ऑफिस का दरवाजा तुरंत खुला। यूनिफॉर्म में एक ऑफिसर अंदर आया। आपके आदेश मेयर? तुरंत सिटी गार्ड ब्यूरो को अलर्ट करो। मेयर ब्लेज का लहजा सख्त था। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पर कड़ी नजर रखो। किसी भी तरह की गड़बड़ी की जांच करो, खासकर किसी डायमेंशनल रिफ्ट के खुलने के संकेतों की। ऑफिसर ने तुरंत आदेश माना और बाहर निकल गया। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। मेयर ब्लेज अकेले थे। उनके चेहरे पर चिंता के बादल थे। इतनी बड़ी एनर्जी के सिर्फ तीन ही कारण हो सकते हैं। पहला, कोई नई अनजान डायमेंशनल रिफ्ट पास में खुली है। दूसरा, कोई सॉवरेन रैंक हस्ती यहां आई है। तीसरा, एक लेजेंडरी रैंक बीस्ट पैदा हुआ है। एक सॉवरेन रैंक वॉरियर पूरे देश में पूजनीय होता है। उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। पिछले 10 सालों में ब्लेज ने कभी कोई लेजेंडरी रैंक बीस्ट नहीं देखा था। लिन युआन जैसे शहर में एपिक रैंक बीस्ट भी लाइफ में एक बार होने वाली घटना है। लेजेंडरी रैंक की बात तो ब्लेज की समझ से बाहर थी। वापस प्राइवेट रूम में एनर्जी वेव का आखिरी निशान भी मिट चुका था। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मेरी आंखें कमरे के बीच में टिकी थी। मेरा दिल किसी गड़गड़ाहट की तरह धड़क रहा था। रोशनी कम हुई। एक आकृति मेरे सामने शांति से खड़ी थी। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी देखा था, उसे देखते ही मेरा सारा सब्र जवाब दे गया। मेरे दिमाग में बस एक ही शब्द आया, ब्रेथ टेकिंग। लिलित के शरीर पर मौजूद कांटों जैसे हर जख्म का नामो निशान मिट चुका था। उनकी जगह उसकी त्वचा सफेद संगमरमर की तरह चिकनी और चमकदार थी। उसने बैगनी काले रंग का एक फिटिंग गाउन पहना था, जो उसके शरीर के हर कर्व को उभार रहा था। उसके घने काले बाल पीठ पर किसी झरने की तरह गिर रहे थे। उसके सिर के दोनों तरफ दो पतले सींग निकले हुए थे, जो उसके डीमन होने की पहचान थे। वो चेहरा इतना खूबसूरत कि यकीन करना मुश्किल था। उसकी बिल्ली जैसी आंखें शांति से मुझे देख रही थीं। उसकी हर एक नज़र में एक कुदरती आकर्षण था। उसके पीछे विशाल और शानदार बैंगनी काले तितली के पंख धीरे धीरे खुल और बंद हो रहे थे। हर धड़कन के साथ हवा में चमकते हुए स्केल्स की एक बारीक धूल बिखर रही थी। उस पहले वाले जख्मी क्रीचर के मुकाबले ये एक बिल्कुल अलग ही हस्ती थी। लेकिन जिस चीज़ ने मेरी धड़कनें बढ़ा दी, वो ये थी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लिलिथ का स्टेटस पैनल पूरी तरह बदल चुका था। लिलिथ, विच ऑफ द नाइट, पोटेंशियल रैंक, लेजेंडरी स्टेज 1, लेवल टियर 1, ग्रोथ सजेशन, पर्ल ऑफ इटर्नल नाइट, इन्फर्नल स्प्रिंग वाटर और नाइटमेयर क्रिस्टल से इस बीस्ट का पोटेंशियल रैंक और बढ़ाया जा सकता है। मैं उन चमकते शब्दों लेजेंडरी स्टेज 1 को देखता रहा और एक गहरी सांस ली। 30 मिलियन दांव पे लगाए थे और बदले में मुझे एक लेजेंडरी रैंक बीस्ट मिला। सीधा जैकपॉट। जब मैं हैरान होकर पैनल को देख रहा था, तभी लिलिथ आगे बढ़ी। वो बिना किसी आवाज के तैरते हुए मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। एक हल्की सी खुशबू मुझ तक पहुंची। उसकी वो खूबसूरत आंखें मुझे इतनी शिद्दत से देख रही थीं, जैसे मेरी छवि को अपनी रूह की गहराइयों में उतार लेना चाहती हूँ। फिर उसने अपनी सफ़ेद उंगली उठाई और उसे अपने माथे पर धीरे से रखा। उसकी उंगलियों के बीच एक रहस्यमयी बैंगनी लाल ऊर्जा उभरी। इससे पहले कि मैं समझ पाता वो क्या कर रही है, लिलिथ ने उसे मेरे माथे पर लगा दिया। एक पल में मेरे अंदर एक एहसास जागा, एक तरफा, अटल और पूर्ण नियंत्रण, एब्सोल्यूट टोटल कंट्रोल। सिर्फ एक सोच से मैं लिलिथ की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता हूँ। मेरा दिल जैसे बैठ गया। मेरी नज़रें फौरन स्टेटस पैनल पर टिकी। स्टेटस बार में लिलिथ के साथ मेरा जो इक्वल बॉन्ड था, वो अब चुपके से एक स्लेव बॉन्ड में बदल चुका था। यह सदमा मुझे किसी लहर की तरह लगा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। लिलिथ ने फौरन कोई सफाई नहीं दी। वो एक कदम आगे बढ़ी और खुद को मेरी बाहों में छोड़ दिया।
एक आवाज जो गर्म थी, कोमल थी और हल्की सी कांप रही थी, मेरे कान के पास फुसफुसाई। मास्टर, जिस पल आपने मुझे उस ठंडे और अंधेरे बेसमेंट से चुना था, उसके बाद से मेरे इस दुनिया में और कुछ मायने नहीं रखता। आपने मुझे उस अंतहीन अंधेरे और मायूसी से बाहर निकाला है। मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ एक तोहफा है। लिलिथ ने अपना गाल धीरे से मेरे कंधे पर टिका दिया। उसकी आवाज में एक गहरा और खामोश सुकून था। तो प्लीज इस सब को स्वीकार कर लीजिए। मैं पूरी तरह सुन्न पड़ गया। मेरा दिल ऐसे धड़का जैसे किसी भारी चीज से टकराया हो। एक ऐसी गर्माहट जिसे मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता मेरे अंदर कहीं गहराई से उभरने लगी। मुझे उस एंजल की याद आई जिसने सबके सामने मुझे धोखा दिया था। मुझे उसकी वो पैदाइशी एरोगेंस याद आई, वो बेरुखी जिससे वो मुझे छोड़कर चली थी, जैसे ये दुनिया सबसे मामूली बात हो। तो इस दुनिया का हर बीस्ट वैसा नहीं होता। तो ऐसी होती है असली लॉयल्टी, ये दहकती हुई, एकदम खरी और अटूट श्रद्धा। लिलिथ ने जो किया, उसने मुझे उस तरह झकझोर दिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक ऐसी सच्चाई और भरोसे का एहसास जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। ये अटूट विश्वास जो इतना गहरा और असली था, मेरे अंदर कुछ ऐसा जगा गया जिसे मैं रोक नहीं पाया। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और लिलिथ की पीठ पर रख दिया। उसने इसे महसूस किया। उसने मुझे थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। मास्टर, आज से मैं आपके रास्ते के हर कांटे को काट दूंगी, आपके सामने आने वाली हर रुकावट को साफ कर दूंगी। मैंने अपनी बाहों में उस हसीन चेहरे की तरफ देखा और मेरे होठों पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। वेलकम लिलिथ, मेरी पहली पार्टनर। जब मैं लिलिथ के साथ अपर फ्लोर से बाहर निकला तो पूरा हॉल शांत हो गया। हर किसी की नजरें, चाहे वो स्टाफ हो या कस्टमर्स, बिना चाहे लिलिथ की तरफ खिंची चली आई। उनके चेहरों पर हैरानी और खौफ साफ दिख रहा था। ओ गॉड, ये कौन है? क्या ये उसकी बीस्ट है? ये तो यकीन के काबिल ही नहीं है। वो स्टाफ मेंबर जिसने पहले मुझे अटेंड किया था, वहीं पास में खड़ी थी, अब एकदम सुन्न हो गई। वो मेरे पीछे चल रही उस लाजवाब शख्सियत को देख रही थी। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। वो बेसमेंट वाली बदसूरत और टूटी हुई सक्यूबस थी। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन सच उसकी आंखों के सामने था। उसके पास यकीन करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। इस वक्त वो बस एक ऐसी मुस्कान दे पाई जो किसी मातम के मुखौटे से भी ज्यादा सख्त थी। फिर भी वो जल्दी से पास आई। मिस्टर लक्स, आपके पेपर वर्क पूरे हो गए हैं, आप जब चाहें जा सकते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने सीढ़ियों की परवाह नहीं की। मैं ललित के साथ सीधा गिल्ड के बाहर निकल गया। मेरे दरवाजे से ओझल होने के बाद ही वो स्टाफ मेंबर होश में आई। वो भागकर अपने टर्मिनल पर गई और जितनी जल्दी हो सके चेयरमैन सॉन्ग का नंबर डायल किया। चेयरमैन, कुछ गड़बड़ हो गई है। शहर की दूसरी तरफ सॉन्ग फैमिली के एस्टेट पर विक्टर सॉन्ग उस स्टाफ मेंबर की रिपोर्ट सुन रहे थे। उनके माथे पर हल्की सी शिकन आई। तुम कह रही हो कि उस सक्यूबस का रूप वापस आ गया है? बिना किसी शक के। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वो उस एंजल से ज्यादा खूबसूरत है जिसे आप लेकर आए थे। विक्टर सॉन्ग की आंखों में हैरानी की एक लहर दौड़ी, फिर उनका चेहरा वापस शांत हो गया। तो उसका रूप वापस आ गया। तो क्या हुआ? कॉमन पोटेंशियल रैंक, एक ऐसा लेवल जो कभी बढ़ ही नहीं सकता। सिर्फ दिखने में अच्छी है, काम की नहीं। अभी भी कचरा ही है। उन्होंने कॉल काट दिया और उस एंजल की तरफ देखा जो इस वक्त ताकतवर बनने के लिए मटेरियल्स अब्जॉर्ब कर रही थी। उन्होंने मजाक में ये बात बताई और जेन ने एक तिरस्कार भरी हंसी के साथ सुना। रुको, उस कंगाल और मामूली इंसान ने हमारे गिल्ड के सारे एलीट और हेरोइक बीस्ट को छोड़कर एक रिजेक्ट को चुना। टिपिकल छोटे शहर का गवार। वो मुस्कुराया। अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आई। उस लूजर पर एक एपिक रैंक बीस्ट जाया करना शर्म की बात होती। उसके पास खड़ी वो एंजल जिसे अबजान ने फ्रॉस्ट नाम दिया था, उस होली एंजल ने ये सारी बातें सुनी और अपने उसी ठंडे और बेरुखी भरे अंदाज में कहा, जो अपनी समझ को दिखावे की धुंध में खो देता है वो कभी वाकई पावरफुल नहीं बन सकता। उसने अपनी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाई। उसकी बर्फीली नीली आंखों में अपने पुराने टैमर के लिए गहरी नफरत थी। तो लक्स नाम का वो इंसान वाकई उतना ही खोखला और बेवकूफ है जो एक सक्यूबस के झांसे में आ गया। अच्छा हुआ कि उसने कभी मेरे साथ बॉन्ड नहीं बनाया। ऐसे मास्टर के पीछे चलना एक एंजल होने की पवित्र गरिमा को कलंकित करना होता। विक्टर सॉन्ग ने अपने बेटे और उस एंजल को देखा और इत्मीनान से सिर हिलाया। यही वो नजरिया और ठहराव है जो मेरे बेटे में होना चाहिए। फिर उनका अंदाज बदल गया। वो संजीदा हो गए। नेशनल बीस्ट एग्जाम एक हफ्ते बाद है। ये तुम्हारे पास नाम कमाने का मौका है। अगले कुछ दिनों के लिए फ्रॉस्ट को नोविस रेल में ले जाओ और खूब ग्रिंड करो। एग्जाम से पहले उसका लेवल बढ़ाओ। तुम्हारे पास एक एपिक रैंक बीस्ट है। नोविस रेल्म के लीडर बोर्ड पर पहला स्थान तुम्हारा ही होना चाहिए। जेन आत्मविश्वास और क्रूरता के साथ मुस्कुराया। फिक्र मत कीजिए, मैं सबको दिखा दूंगा कि लिनवान का असली टैलेंट कौन है।
जब तक एक इंसान और एक बीस्ट गिल्ड से बाहर निकले। आसमान शाम के रंगों में ढल रहा था। मैं लिलित के साथ पैदल घर की तरफ चल दिया। मेरा घर एक पुराने रेजिडेंशियल ब्लॉक में है, छोटा सा पर साफ सुथरा, बस थोड़ा खाली है। 3 साल पहले एक डायमेंशनल रिफ्ट के मिशन के दौरान मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। उन्होंने मुझे और मेरी बहन रेन को एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया था। अब रेन दूर कैपिटल में पढ़ाई कर रही है और इस घर में सिर्फ मैं हूं। मैंने दरवाजा खोला। वही जानी पहचानी खामोश वीरानी मुझे महसूस हुई। जहां जी चाहे बैठ जाओ, अब से ये तुम्हारा भी घर है। लिलित हिली नहीं। वो खामोशी से एंट्रीवे पर खड़ी रही। उसकी नज़रें मामूली से फर्नीचर पर घूमती रहीं और आखिर में मेरी पीठ पर टिक गईं। घर, ये लफ्ज़ उसके लिए अजनबी था। अंधेरे में पैदा होने से लेकर पिंजरे में कैद रहने तक उसने कभी नहीं जाना था कि कहीं का होकर रहना क्या होता है। जब तक ये नौजवान सामने नहीं आया। एक सादे से डिनर के बाद मेरा ओमनी टर्मिनल अचानक जल उठा। स्क्रीन पर रेन का नाम चमक रहा था। मैंने कॉल उठाया। लिविंग रूम के बीचों बीच एक चमकता हुआ हॉलोग्राफिक प्रोजेक्शन उभर आया। हे, कैसा रहा सब? समनिंग सेरेमनी खत्म हो गई। तुम्हारी पहली बीस्ट का पोटेंशियल रैंक क्या है? दिखाओ ना मुझे, कम ऑन। दूसरी तरफ रेन मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड थी। एक के बाद एक सवाल दाग रही थी। मैं मुस्कुराया और कैमरा थोड़ा घुमाया लिलित की तरफ, जो सोफे पर बड़े सलीके से बैठी थी। जैसे ही रेन ने लिलित को देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। एक ह्यूमनॉइड बीस्ट? लक्स, तुम्हारी किस्मत तो वाकई गजब की है। ये कितनी स्टनिंग है। ललित ने ये तारीफ सुनी और बस एक तहजीब भरे और शांत अंदाज में सिर झुकाया। उसकी नजरें फौरन वापस मुझ पर टिक गईं। रेन को इस बात का बुरा नहीं लगा। वो बस अपने भाई के लिए वाकई खुश थी। ये तो बहुत बढ़िया है। एक ह्यूमनॉइड बीस्ट के साथ एग्जाम में तुम्हारा चांस बहुत बढ़ गया है। फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई। ओह, कल नोवाइस रेल्म खुल रहा है, उसे मिस मत करना। नोवाइस रेल्म एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसे सिटी गार्ड और मिलिट्री ने मिलकर बनाया है। वहां के अबिस क्रीचर्स ज्यादा से ज्यादा टियर 9 तक होते हैं। नए बीस्ट टेमर्स के लिए तेजी से लेवल अप करने की सबसे अच्छी जगह है। मैं खामोशी से सुनता रहा। मेरा दिमाग पहले ही चलने लगा था। इस दुनिया का लेवल सिस्टम 9 टीयर्स पर चलता है। अभी अभी अपना पहला बीस्ट बॉन्ड बनाने की वजह से मैं टियर 1 के करीब भी नहीं हूं। बिल्कुल एक बिगिनर। इसलिए खुद को जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ाना ही इस वक्त सबसे जरूरी है। ठीक है, नोवाइस रेल्म साल में सिर्फ 3 दिन खुलता है। लीडर बोर्ड पर अच्छी रैंक होने से तुम्हारे एग्जाम स्कोर में भी फायदा होगा। लेकिन जब तुम बाहर क्रीचर्स को मारकर पॉइंट्स बना रहे होगे तो अपना ख्याल रखना। समझ गए ना? मैंने उसकी आंखों में फिक्र देखी और मजबूती से सिर हिलाया। मुझे ये सब पता है। फिक्र मत करो रेन, मैं संभाल लूंगा। कॉल काटने से पहले हमने कुछ मिनट और बातें की। अगली सुबह मैं लिलित के साथ शहर के बाहरी इलाके में स्थित नोविस रेल्म के एंट्रेंस पर पहुंचा। सामने एक विशाल स्पेशल पोर्टल खड़ा था। वो जगह पहले से ही भरी हुई थी। हजारों स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी अपना पहला बीस्ट बॉन्ड बनाया था, वहां भीड़ लगाए हुए थे। ज्यादातर नए लोग ग्रुप्स में चिपके हुए थे ताकि रेल्म के अंदर बचने की उम्मीद और एफिशिएंसी बनी रहे। जैसे ही मैं लिलित के साथ वहां पहुंचा, हम पूरी भीड़ की नजरों का केंद्र बन गए। लिलित का वो गहरा शानदार बैंगनी काला गाउन और वो चेहरा जो किसी की भी धड़कने रोक दे, वहां के लगभग हर लड़के का ध्यान खींच रहा था। मुझे एक साथ कई इनविटेशंस मिलने लगे। बड़े भाई, हमारी टीम में आ जाओ, हमारे पास एक हीरोइक रैंक की सपोर्ट बीस्ट है। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मेरा कभी किसी के साथ टीम बनाने का इरादा नहीं था। जैसे ही मैं लाइन में लगकर रेल्म के अंदर जाने वाला था, पीछे से मजाक उड़ाती हुई एक आवाज आई। अरे देखो, क्या ये वही लड़का नहीं है? क्या नाम था इसका? जैन अपने पीछे चलने वालों के साथ मेरी तरफ बढ़ा। फ्रॉस्ट उसके बगल में चल रही थी। उस एंजल के पंख बेदाग और चमकदार थे। उसके चेहरे पर ठंडी अकड़ थी। मुझ पर डाली गई उसकी एक नजर में साफ नफरत थी। जान की नजर पल भर के लिए लिलित पर टिकी। उसके चेहरे पर तारीफ और जलन का एक भाव आया, जिसे उसने तुरंत मजाक उड़ाते हुए छिपा लिया। लोगों, इसके बहकावे में मत आना। जान ने अपनी आवाज ऊंची की और ड्रामे के साथ भीड़ को संबोधित किया। बेशक इसके बगल में जो बीस्ट है वो दिखने में अच्छी है, लेकिन ये और कुछ नहीं बल्कि वही रिजेक्ट है जिसे हमारा एपेक्स गिल्ड खत्म करने वाला था। कॉमन पोटेंशियल रैंक लेवल हमेशा के लिए लॉग्ड। सिर्फ दिखावा है, काम कुछ नहीं। एक सजावटी चीज है। ये शब्द किसी धमाके की तरह लगे। भीड़ में शोर मच गया। वही लोग जो कुछ देर पहले मुझे अपनी टीम में बुला रहे थे, अब मुझे बिल्कुल अलग नजरों से देख रहे थे। बाहर से चमकदार, अंदर से खोखला। लोगों ने तुरंत मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। भीड़ का रिएक्शन देखकर ज़ैम की मुस्कान और भी गहरी हो गई। वो सीधा मेरे पास आया और फ्रॉस्ट के पंख को दिखावे के साथ थपथपाया। देख रहे हो, एक असली टैलेंट के पास ऐसी बीस्ट होनी चाहिए। और सच कहो तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए।
तुम्हारे बिना मुझे इतनी पावरफुल चीज के साथ बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिलता। कुछ लोग भी तरह नहीं, जो कचरा उठा लेते हैं और उसे खजाना कहते हैं। वो पास झुका, अपनी आवाज धीमी की ताकि सिर्फ मैं सुन सकूं। उसका अंदाज जहर से भरा था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि फ्रॉस्ट मेरे साथ कितनी खुश है। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो तुम्हारे साथ जितनी थी उससे कहीं ज्यादा उत्साहित है। मैंने उसकी नजरों में देखा। मैं शांत था। बातों की बाजीगरी दुनिया की सबसे बेकार चीज है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिलित को पड़ा। उसके शरीर से रोंगटे खड़े कर देने वाली किलिंग इंटेंट निकलने लगी। उसकी वो खूबसूरत बिल्ली जैसी आंखें गहरी और काली पड़ गईं। उनकी नजरें जैन पर जमी थीं। मैंने लिलित की भावनाओं में वो बदलाव महसूस किया। मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी ठंडी उंगलियों को थाम लिया। उसका शरीर हल्का सा कांपा और वो बेकाबू होती किलिंग इंटेंट पल भर में गायब हो गई। उसने अपनी आंखें उठाकर मुझे देखा। उन आंखों की ठंडक पिघलकर एक शांत झील जैसी गर्माहट में बदल गई। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस उसकी तरफ देखकर सिर हिला दिया। किसी बेवकूफ से बहस करना बेकार है। अपनी एनर्जी बचाओ। एक बार हम रेलम के अंदर पहुंच जाएं तो हम इसका फैसला नतीजों और रेलम पॉइंट से करेंगे। लिलित फौरन समझ गई। उसने ज़ेन पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपना हाथ मेरे हाथ में डाल लिया, खुद को मेरे करीब सटा लिया। फिर उसने अपनी नजरें बिल्कुल बेपरवाही और आलस के साथ ज़ेन के पीछे खड़ी फ्रॉस्ट की तरफ घुमाई। उस इशारे ने बिना कुछ कहे सब कह दिया, ये मेरा है। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। मैंने 2-3 बार कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में मैंने उसे वैसे ही रहने दिया। ये पल जैन को एक तमाचे की तरह लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये कैसे मुमकिन है कि एक कंगाल और लूजर इंसान के पास ऐसी शानदार बीस्ट हो जो उस पर जान छिड़क रही है, जबकि उसकी अपनी एपिक रैंक एंजल वफादार होने के बावजूद उससे एक ठंडी दूरी बनाए हुए है। मैंने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैं लिलित के साथ चमकते हुए रेल्म पोर्टल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैंने कदम अंदर रखा, मेरे पैरों के नीचे ठोस जमीन आ गई और मेरे आसपास की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। हर तरफ एक ठंडा पुराना जंगल फैला हुआ था। नोविस रेल्म। लिलित ने पूरी चौकसी के साथ अपने आसपास का जायजा लिया। उसके बैगनी काले पंख हम दोनों को कवर करने के लिए अंदर की ओर झुक गए। वो महसूस कर पा रही थी कि ये जंगल खतरनाक चीजों से भरा हुआ है। चलो चले। मेरी आवाज शांत रही। मैंने अपने ओमनी टर्मिनल पर लीडर बोर्ड देखा, जो भी खाली था। रेम का टेलीपोर्टेशन बिल्कुल रैंडम होता है और अक्सर ग्रुप भी अलग हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ सिर्फ हम दोनों थे। हम संभल कर जंगल की गहराई की तरफ बढ़े। लिलित अपनी इंद्रियों को पूरी तरह सक्रिय रखे हुए थी, हर आहट को महसूस कर रही थी। फिर करीब 10 मिनट बाद मैं पत्थरों के एक मामूली ढेर के पास रुक गया। लिलित ने मुझे उलझन में देखा। यहाँ किसी क्रीचर के होने का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि एनर्जी की हल्की सी गूंज भी नहीं थी। मैंने कोई सफाई नहीं दी, बस अपना हाथ उठाया और उस ढेर के एक पत्थर की तरफ इशारा किया, जो बाकी पत्थरों से थोड़ा ज्यादा काला था। मेरी नज़रों में एक स्टेटस पैनल, जो सिर्फ मुझे दिख रहा था, साफ नजर आया। स्टोन लर्कर, पोटेंशियल रैंक, कॉमन, लेवल, टीयर 2। इस पर हमला करो। सिर्फ 3 शब्द। ललित के मन में हजारों सवाल थे, पर उसने एक पल के लिए भी हिचकिचाहट में दिखाई। हवा में एक हल्की सी गूंज उठी। लाल रोशनी से घिरी एक विशाल काली साइट उसके हाथ में आ गई। स्किल, साइट ऑफ एब्सोल्यूशन। जहन्नुम की गहराइयों में बनी एक दरंती। उसका ब्लेड नरक की सुर्ख रोशनी में लिपटा हुआ था। इसका घाव ऐसा होता है जिसे तय वक्त तक भरा या ठीक नहीं किया जा सकता। लिलित ने हैंडल पर अपनी पकड़ मजबूत की और एक परछाई की तरह आगे बढ़ी। साइथ ने उस काले पत्थर के आर पार एक ठंडी लकीर खींच दी। ब्लेड को किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। उसने पत्थर को ऐसे काट दिया जैसे वो हवा हो। कट बिल्कुल आईने जैसा चिकना था। जैसे ही लिलित को लगा कि उसने सिर्फ एक मामूली पत्थर काटा है, सब बदल गया। उस कटे हुए पत्थर से एक हल्की बैगनी रोशनी निकली। फिर वो रोशनी की एक धार में बदल गई और ललित के शरीर में समा गई। उसके अंदर एक गर्म लहर दौड़ गई। एक्सपीरियंस पॉइंट्स। वो मामूली दिखने वाला पत्थर असल में एक क्रीचर था। लिलित की आंखें सिकुड़ गईं और वो हैरान रह गई। ऐसे क्रीचर्स जो छिपने के उस्ताद होते हैं, नए बीस्ट टेमर्स के लिए जानलेवा जाल साबित होते हैं। ये लगभग कोई एनर्जी नहीं छोड़ते। महज इंस्टिंक्ट से इन्हें पकड़ना नामुमकिन है। अगर कोई आप पर हमला कर दे तो आपका पूरा ग्रुप खत्म हो सकता है। पर उसके मास्टर, लिलित ने उस शांत और हैंडसम चेहरे की तरफ देखा। उसकी छवि उसके दिल में और भी ऊंची हो गई, और भी रहस्यमयी, और भी महान। चलो चलें, वक्त कम है। मैं फिर से आगे बढ़ा। नोविस रेल्म हर दिन सिर्फ 6 घंटे ही खुलता है। अगर हमें जल्दी बढ़ना है तो वक्त जाया करने के लिए समय ही है। इसके बाद जो हुआ, लिलित ने अपनी आंखों से देखा कि एक डरावने स्तर की बढ़त क्या होती है। मेरे सटीक निशानों की बदौलत लिलित की साइट ऑफ एब्सोल्यूशन एक पल के लिए भी नहीं की।
आधे घंटे से भी कम समय में एनर्जी की एक लहर जो पहले से कहीं ज्यादा घनी थी लिलित के अंदर से उठी। टीयर 2। उसी पल उस बॉन्ड के जरिए शुद्ध एनर्जी की एक धार वापस मुझ में बहने लगी, जो मेरे शरीर के हर हिस्से में फैल गई। मेरी मेंटल पावर तेजी से बढ़ी, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेरी पांचों इंद्रियां पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। मैं लिलित का स्टेटस पैनल खोलता हूं। लिलित, विच ऑफ द नाइट, लेवल टायर 2, स्ट्रेंथ 55, एजिलिटी 58, कॉन्स्टिट्यूशन 52, स्पिरिट 65। मैं इन नंबर्स को देखता हूं और मेरे अंदर एक सनसनी सी दौड़ जाती है। वो स्टोन लर्कर जो टीयर 2 पर था, उसका मैक्स कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट सिर्फ 16 था। वही लिलित के स्टैट्स उसी लेवल पर हर मामले में उससे 3 गुना ज्यादा है। यही मतलब होता है असली लेजेंडरी पोटेंशियल रैंक का। समय तेजी से बीतता गया। 3 घंटे बाद हमारे आसपास का रेल्म पूरी तरह बदल चुका था। यहाँ पेड़ अब और भी घने थे और हवा में मौजूद एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा भारी और खूंखार महसूस हो रही थी। हम रेल्म के मिड जोन में पहुंच चुके थे। रास्ते में अब तक 70 से ज्यादा क्रीचर्स लिलित के साइट का शिकार बन चुके थे। मेरे रेल्म पॉइंट्स अब लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर पहुंचने वाले थे। मास्टर, आगे कुछ बहुत ताकतवर है। लिलित अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर गंभीरता और सख्ती साफ दिख रही थी। मैंने पैनल के जरिए उसे पहले ही देख लिया था। थोड़ी ही दूर के एक दलदली इलाके मर्की स्वैम्पलैंड में एक शैडो कोलोसस सर्पेंट घात लगाए बैठा था। पोटेंशियल रैंक एलीट स्टेज 9, लेवल टीयर 7। एक टीयर 7 एलीट क्रीचर रेल्म में कदम रखने के बाद से ये हमारा अब तक का सबसे खतरनाक सामना था। इस स्टेज पर नए 20 टीमर्स के लिए ऐसी चीज को हराना नामुमकिन के बराबर है। क्या तुम इसे संभाल लोगी? मैंने ललित की तरफ देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी जीभ से अपने गहरे लाल होठों को हल्का सा छुआ। आपके लिए रास्ता साफ करना मेरे लिए सम्मान की बात है मास्टर। अभी उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि वो आंखों से ओझल हो गई। अगले ही पल वो कई मीटर दूर दलदल के किनारे पर नजर आई। नीचे कीचड़ में एक बड़े ड्रम जितना चौड़ा सांप, जिसका शरीर गहरे हरे तराशों स्केल से ढका था। उसने अपना विशाल सिर ऊपर उठाया। उसकी खून जैसी लाल आंखों की नजर लिलित पर टिकी थी। उसका जबड़ा खुला और गहरे हरे जहर वेनम की एक तेज बौछार किसी हाई प्रेशर स्ट्रीम की तरह निकली, जो हवा को भी झुलसाती जा रही थी। लिलित किसी परछाई गोस्ट की तरह हिली और बड़ी आसानी से उस हमले से बच गई। उसने अपना एक कोमल हाथ हवा में लहराया और उसके पीछे शून्य वॉइड से बैगनी रोशनी के साथ कड़कती हुई कई थॉर्न वाइन्स किसी जाल की तरह निकली और शैडो कोलोसस सर्पेंट के विशाल शरीर को जकड़ लिया। वे कांटे सांप के मांस में गहराई तक धंस गए। स्किल थॉर्न्स ऑफ एगनी। इस थॉर्न से बंधा या जख्मी हुआ कोई भी यूनिट लगातार ब्लीडिंग और पॉइजन इफेक्ट्स झेलता है। वो सांप दर्द से करा उठा और पागलों की तरह छटपटाने लगा, लेकिन वो थोड़ा सा भी हिल नहीं सका। अचानक लिलित सांप के सिर के ऊपर दिखाई दी। किसी ने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा। उसने साइड ऑफ एब्सोल्यूशन को ऊपर उठाया। आंखों में मौत जैसी ठंडक थी और उस काली ब्लेड ने पूरी ताकत से प्रहार किया, जो हर चीज को काट देने का दम रखती थी। सांप का एक विशाल सिर हवा में उछला। वो हवा में 2 बार पलटा और एक भारी आवाज स्प्लैश के साथ दलदल में जा गिरा। वो बिना सिर वाला विशाल शरीर कुछ पल के लिए तड़पा और फिर पूरी तरह शांत हो गया। सांप की लाश से एनर्जी का एक घना गोला निकला और सीधे लिलित के भीतर सम गया। लिलित के शरीर से निकलने वाला ऑरा तेजी से बढ़ने लगा। एनर्जी की ताकतवर लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं। टीयर 6। उसी पल बॉन्ड के जरिए फीडबैक एनर्जी की एक और भी शुद्ध धारा मेरे शरीर में प्रवाहित हुई। मैं इसे साफ महसूस कर सकता था। मेरी मेंटल पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। मैंने अपने टर्मिनल पर रेल्म पॉइंट्स चेक किए। 25,000 पॉइंट्स। लीडर बोर्ड पर फर्स्ट प्लेस। लेकिन ये अभी काफी नहीं था। पॉइंट्स मेरे लिए सिर्फ एक बोनस है। असली चीज है ग्राइंडिंग और लेवलिंग अप और गहराई। मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका और लिलित के साथ रेल्म में और आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ रेल्म के खुले मैदानों की गहराई में जैन कुछ नुकीली चट्टानों के पीछे दुबका हुआ था। उसकी आंखें पास की एक बड़ी गुफा को घूर रही थीं। अंदर एक छोटे पहाड़ जैसा जीव, जिसका शरीर गहरे लाल बालों में से ढका था, गहरी नींद में सोया हुआ था। ब्लड रेज लायन, पोटेंशियल रैंक एलीट स्टेज 9, लेवल टायर 7। और उस शेर के पीछे गुफा की गहराई में कुछ अनोखे पौधे हल्की लाल रोशनी में चमक रहे थे। ब्लड ब्लूम्स। पूरे 3। जैन की सांसें तेज हो गई थीं। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। ब्लड ब्लूम्स एक दुर्लभ मटेरियल जो टीयर 9 से नीचे के किसी भी बीस्ट के स्ट्रेंथ स्टैट को जबरदस्त बढ़ा देता है। मार्केट में इनकी कीमत अनमोल है। फ्रॉस्ट
अंदर जाओ और उन फूलों को ले आओ। जेन ने फुसफुसाते हुए आदेश दिया। उस एंजल की बर्फ जैसी नीली आंखों में हिचकिचाहट थी। वो उस शेर के अंदर छिपी हुई भयानक ताकत को महसूस कर सकती थी। अगर वो जाग गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जाओ अभी। तुम डर किस बात से रही हो? उसे हिचकिचाते देख जेन का चेहरा बेताबी और क्रूरता से भर गया। तुम एक एपिक रैंक एंजल हो। क्या तुम्हें एक एलीट रैंक के जानवर से डर लग रहा है? मत भूलो कि तुम्हें उस लूजर से किसने बचाया और एक असली मौका दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हुक्म टालने की? फ्रॉस्ट के पंख हल्के से कांपे। आखिरकार उसने घुटने टेक दिए। उसने अपनी सारी होली लाइट समेट ली और एक सफेद परछाई की तरह खामोशी से गुफा के अंदर चली गई। जेन बाहर इंतजार कर रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ ही सेकंड बाद फ्रॉस्ट बाहर आई। तीनों ब्लड ब्लूम्स उसके हाथों में थे। तीनों ब्लड ब्लूम्स उसके हाथों में थे। जेन के चेहरे पर जंगली खुशी छा गई, लेकिन जैसे ही वो वहां से चुपचाप निकलने लगा, सब कुछ तबाह हो गया। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ पूरे मैदान में गूंज उठी। ब्लड रेज लायन जाग चुका था। उसकी दरिंदा आंखों ने जैन और फ्रॉस्ट को देख लिया था। उससे निकल रहा कातिलाना गुस्सा, मर्डरस रेज किसी लहर की तरह महसूस हो रहा था। उसका खजाना चोरी हो गया था और वो आग बबूला था। मुझे यहां से निकालो, भागो। जेन डर के मारे पागल हो गया था। वो फ्रॉस्ट पर चिल्लाया जा रहा था। फ्रॉस्ट ने तुरंत उसे कंधों से पकड़ा, अपने पंखों की पूरी ताकत लगाई और वे दोनों सफेद बिजली की तरह वहां से भागे। ब्लड रेज लायन दहाड़ते हुए, धूल उड़ाते हुए उनके पीछे पड़ गया। तेज चलो, वो पास आ रहा है। जैन को अपने पीछे गर्म और खूनी हवा महसूस हो रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो पागलों की तरह चीखने लगा। फ्रॉस्ट पहले से ही अपनी लिमिट पर थी, लेकिन जैन का बोझ उठाने की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई थी और शेर उनके करीब आता जा रहा था। जेन की आंखों में कुछ बेहद घटिया और शातिर चमक उठा। ठीक उसी मौत के मंजर के बीच फ्रॉस्ट की ठंडी आवाज उसके कानों में गई। आगे 1 किलोमीटर पर इंसानों का एक स्क्वाड है। जेन की पलकें झपकी और उसकी आंखों में एक मलिच सोच जागी। बेहतरीन। फ्रॉस्ट, उस चीज को वहीं ले चलो। उन्हें इसका सामना करने दो। जोर लगाओ। इस पैंगोलिन को खत्म करते ही हम टॉप 100 में पहुंच सकते हैं। उस स्क्वाड में ऊंची पोनीटेल और तीखे नैन नक्श वाली एक लड़की शांत रहकर लड़ाई को लीड कर रही थी। वो रेन थी, मेरी क्लास प्रेसिडेंट। उसकी टीम बेहतरीन तालमेल के साथ एक टियर 5 क्रीचर को घेर रही थी। जीत कर थी। तभी बिना किसी चेतावनी के हवा में खून की भारी गंध फैल गई। तुरंत बाद जमीन जोर जोर से हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? क्या ये भूकंप है? स्क्वाड के सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने हमला रोक दिया। रेन के मन में एक बुरी आशंका जागी। उसने अपना सिर उस तरफ घुमाया जहां से कंपन आ रहा था और देखा कि एक सफेद रोशनी की लकीर उनकी तरफ भयानक रफ्तार से आ रही है। उसके पीछे एक विशाल गहरा लाल शेर अपनी पूरी जंगली ताकत के साथ हमलावर था। भागो। रेन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो चिल्लाई, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो सफेद लकीर उनके सिर के ऊपर से गुजरी और तुरंत तेज होकर दूर निकल गई। ब्लड रेज लायन ने अपना सारा गुस्सा उस स्क्वाड पर उतार दिया जो उसके रास्ते में आ गया था। अपना बचाव करो अभी। रेन हताशा में चिल्लाई। उसका बीस्ट, एक आइस टाइप टियर 3 ब्लैक आर्मर टॉर्टोइस, सामने आया और उसने एक विशाल आइस शीर खड़ी कर दी। लेकिन एक टियर 7 एलीट क्रीचर के सामने इसकी कोई बिसात नहीं थी। ब्लड रेज लायन ने अपना एक पंजा घुमाया। वो ठोस आइस शीर कांच की तरह चकनाचूर हो गई। कछुआ दर्द से चीख उठा और उसका विशाल शरीर दूर जा गिरा। उसके शेल पर गहरी दरारें पड़ गई थीं। रेन दर्द से कराह उठी। स्क्वाड के बाकी सदस्यों ने अपने बीस्ट्स की स्किल्स का इस्तेमाल किया। हर तरफ रंगों की चमक फैल गई, लेकिन ब्लड रेज लायन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक सदस्य समय रहते बच नहीं पाया और शेर के वार से किसी टूटी हुई पतंग की तरह उड़कर बेहोश हो गया। पूरे स्क्वाड पर निराशा छा गई। रेन उस शेर को करीब आते देख रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और पैर जवाब दे रहे थे। क्या ये अंत है? जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और मौत के लिए खुद को तैयार किया, एक जानी पहचानी शांत आवाज उसके कानों में भी। लिलिथ, अटैक। अब ये शब्द निकले ही थे कि हवा में बैगनी थॉर्न वाइन्स प्रकट हुई और उन्होंने पलक झपकते ही ब्लड रेज लायन के चारों अंगों को जकड़ लिया। शेर गुस्से में दहाड़ा, पागलों की तरह छटपटाया, लेकिन वो कांटे नामुमकिन हद तक मजबूत थे। वो जितना लड़ता, वे कांटे उसके मांस में उतना ही गहरा धंसते जाते। रेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके ठीक बगल में एक लंबा और शांत व्यक्तित्व वाला लड़का खड़ा था और उसके साथ बैगनी काले गाउन में एक औरत, जिसके पीछे विशाल तितली जैसे पंख फैले हुए थे, अपने हाथ में एक बड़ा काला साइथ थामे बड़े इत्मीनान से उस फंसे हुए शेर की तरफ बढ़ रही थी। ये तुम हो? रेन ने उसे पहचान लिया, पर उसका दिमाग सन्न था। वो सोच भी नहीं पा रही थी। वो लड़का जिसकी क्लास में कोई मौजूदगी ही नहीं थी, जो हमेशा शांत और अदृश्य रहता था,
आज वो एक महाबली कोलोसस की तरह खड़ा था, और उसका बीस्ट रेन की हैरान नजरों के सामने। लिलिथ ने साइट ऑफ एब्सोल्यूशन को अपने सिर के ऊपर उठाया, और उस ठंडी ब्लेड ने मौत का एक ऐसा वार किया जो साफ और अचूक था। एक ही झटके में उस विशाल शेर का सिर और आधा शरीर दो हिस्सों में उठ गया। वो वहीं ढेर हो गया। इसी बीच लिनियन सिटी नोविस रेल्म मॉनिटरिंग सेंटर के एक विशाल गोल कमरे में दर्जनों स्क्रीन्स पर रेल्म के हर कोने का लाइव डेटा और फीड चल रहा था। वहां का माहौल एकदम थमा हुआ और तनावपूर्ण था। कमरे में मौजूद सिटी गार्ड का हर सदस्य अपनी जगह पर जम गया था। उनकी आंखें सेंट्रल स्क्रीन पर टिके उस डेटा देख रही थीं। लीडर बोर्ड, फर्स्ट प्लेस, लक्स, रेल्म पॉइंट्स 41,350, पोटेंशियल रेटिंग एस रैंक। एस रैंक का स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड 10,000 पॉइंट्स है, लेकिन लक्स नाम के स्टूडेंट के पास उससे 4 गुना ज्यादा है। अगले 10 सेकंड तक वहां मौत जैसा सन्नाटा छाया रहा। क्या मैं सपना देख रहा हूं? एक युवा अफसर अपनी आंखें मलते हुए बोला। कितने साल बीत गए जब लिनियन में कोई एस रैंक पोटेंशियल वाला न्यूकम आया था? अगले ही पल कमरे का सन्नाटा शोर में बदल गया। ये वाकई एस रैंक है। उसकी फाइल निकालो। कौन है ये? इसका बीस्ट क्या है? मिल गया। रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसका शुरुआती बीस्ट एक होली एंजल था, लेकिन बॉन्ड फेल हो गया। क्या? फेल्ड बॉन्ड? जिसका बॉन्ड फेल हो गया हो वो रेल में आया कैसे? और फर्स्ट प्लेस तो छोड़ ही दो। रुको, एक सप्लीमेंटल रिकॉर्ड भी है। उसने एपेक्स गिल्ड से एक रिजेक्ट सक्यूबस खरीदी थी। मॉनिटरिंग रूम में हड़कंप मच गया। सबका दिमाग चकरा गया था। एक बच्चा जिसका बॉन्ड फेल हो गया, जिसने सिर्फ एक रिजेक्ट बीस्ट खरीदा, वो नोविस रेल्म के अंदर तबाही मचा रहा है। डायरेक्टर मिंग, जो हमेशा शांत रहते थे, आज गहरे सदमे में थे। उनकी नज़र स्क्रीन से नहीं हट रही थी, जहां लक्स और लिलिथ का शैडो कोलोसस सर्पेंट और ब्लड रेज लायन को ढेर करने वाला फुटेज रिपीट पर चल रहा था। कोई फालतू दांव पेच नहीं, सिर्फ मुकम्मल दबदबा, एब्सोल्यूट डोमिनेशन। वो बीस्ट जिसे सबने रिजेक्ट कह दिया था, उसका हर हमला सटीक, जानलेवा, नजाकत भरा और साथ ही क्रूर था। मॉन्स्टर। डायरेक्टर मिंग के मुंह से बस यही शब्द निकला। वे अपनी कुर्सी से जोश में खड़े हो गए। मुझे तुरंत मेयर ब्लेज को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। वे अपने डेप्यूटी की ओर मुड़े और चिल्लाए। इससे पहले कि डेप्यूटी कुछ कह पाता, डायरेक्टर मिंग ने उसे अनसुना कर दिया। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं खुद रेल मेंटेनेंस पर जाऊंगा। मैदान में रेन अभी भी सुध बुद्ध खोए खड़ी थी। वो दिल दहला देने वाला हमला अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो शेर जिसने उसके पूरे स्क्वाड को मौत के मुंह में धकेल दिया था, पल भर में खत्म हो गया। जो कुछ उसने अभी देखा, उसने उसकी सारी समझ को हिलाकर रख दिया था। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर अपने सामने खड़े उस शख्स को देखा। वो पीठ। ये सब सच कैसे हो सकता है? कहानियों में सुने जाने वाले ह्यूमनाइड बीस्ट्स इतने आसानी से कैसे मिल गए, और वो इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं? उसके स्क्वाड के बाकी लोग पत्थर बुत बन चुके थे। हर चेहरे पर अविश्वास था। वहां सिर्फ हवा की आवाज गूंज रही थी। तुम ऐसे खोई खोई क्यों हो? मेरी आवाज ने, जिसमें थोड़ी मजाकिया खनक थी, सन्नाटे को तोड़ दिया। रेन को जैसे होश आया और उसके गाल तुरंत लाल हो गए। घबराते हुए उसने कहा, शुक्रिया, तुमने हमें बचा लिया। उसकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता थी। थैंक यू लक्स, तुमने सच में हमारी जान बचा ली। एंड कोटाया, यूर ए लेजेंड। पूरी स्क्वाड एक साथ होश में आ गई। हर कोई शुक्रिया अदा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर बोल रहा था। मैंने हाथ हिलाकर उन्हें शांत किया। ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरी नजरें रेन पर टिकी। तुम लोग इतने बड़े खतरे में कैसे फंस गए? मेरे सवाल पर रेन के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। हमें कुछ समझ नहीं आया, उसने अपनी दबी हुई आवाज में कहा, जो गुस्से से कांप रही थी। हम एक पैंगोलिन को मार रहे थे, और अचानक वो लायन पता नहीं कहां से हम पर टूट पड़ा। मैंने आसमान में एक धुंधली सी फिगर देखी थी, जो जानबूझकर उस लायन को हमारी तरफ धकेल रही थी। जैसे हम फंस गए, वो इंसान वहां से रफू चक्कर हो गया। डिस्गस्टिंग। वो दिखने में किसी एंजल जैसा लग रहा था। उसके पास खड़े एक स्क्वाड मेंबर ने बात पूरी की। रेन के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसे शायद किसी बात का एहसास हुआ। उसने संभल कर मेरी तरफ देखा। स्कूल में सब जानते हैं कि जेन का बीस्ट वही होली एंजल है जो तुमसे छीना गया था। मेरा चेहरा एकदम सपाट रहा, लेकिन जो मुझे करीब से जानते हैं, वो मेरी आंखों में दौड़ती उस ठंडी चमक को देख सकते थे। जेन ने खुद को बचाने के लिए मासूम क्लासमेट्स को मौत के मुंह में धकेलने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचा। घिनौना इंसान। मैंने उस बारे में और नहीं सोचा। इसके बजाय मैंने घायल साथियों की मदद कर रहे स्क्वाड मेंबर्स की तरफ देखा। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। ये डीप जोन है। पहले आउटर एरिया की तरफ पीछे हटो। रेन ने सिर हिलाया। वो जानती थी, इस हालत में डीप जोन में रुकना खुदकुशी करने जैसा था। हम अभी निकलते हैं। उसने मेरी तरफ देखा। और तुम दोनों का क्या?
मैं मुस्कुराया। मैंने अपने टर्मिनल पर काउंटडाउन देखा। अभी भी काफी वक्त था। हम थोड़ा और अंदर जाने वाले हैं। रेन का मुंह हल्का सा खुला रह गया। वो कुछ कहना चाहती थी। तो फिर अपना ख्याल रखना। मैंने सिर हिलाया और बस वो विदा थी। बिना एक पल गंवाए मैं लिलित के साथ इस रेल्म के सबसे गहरे हिस्सों की ओर बढ़ गया। आज का रेल्म बंद होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। हम अब सुस्त नहीं पड़ सकते। रेन तब तक देखती रही जब तक वो फिगर नजरों से ओझल नहीं हो गई। तभी उसने अपनी नजरें हटाई। उसके सीने में एक अजीब सी अनकही भावना उठ रही थी। वो लड़का जो कभी इनविजिबल था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसे कोई नोटिस तक नहीं करता था, वो कब इतना बड़ा बन गया कि आज उसे उसकी तरफ नजरें उठाकर देखना पड़ रहा है। लिन्यान सिटी हॉल की ऊंचाई पर मेयर के ऑफिस में माहौल काफी भारी था। मेयर ब्लेज खिड़की के पास खड़े थे, हाथ पीछे बांधे हुए, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की ओर देख रहे थे। अभी भी कुछ नहीं मिला। उनकी आवाज धीमी थी, जिसमें एक खामोश थकान साफ झलक रही थी। उनके पीछे खड़े सिटी गार्ड कमिश्नर थॉर ने बड़ी गंभीरता से सिर हिलाया। मेयर, कल रात जो एनर्जी सर्च दिखाई दिया था, उसके बाद हमने तुरंत पूरे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तलाशी ली। कोई नया डायमेंशनल रिफ्ट नहीं मिला। किसी भी हाई रैंकिंग कॉम्बैटेंट के इस इलाके में आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कमिश्नर थॉर्न की आवाज में भी उलझन थी। वो एनर्जी बहुत ही वास्ट और डीप थी, लेकिन वो एक पल में ही ओझल हो गई, बिल्कुल किसी इल्यूजन की तरह। लेकिन एक हेरन रैंक वॉरियर होने के नाते मेयर ब्लेज का सेंस गलत नहीं हो सकता था। वो कुछ नहीं बोले। उनकी तेज आंखों में कोई गहरा विचार चल रहा था। अनजाना खतरा हमेशा सबसे ज्यादा बेचैन करता है। वो पीछे मुड़े और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। इसे अभी के लिए छोड़ दो, अलर्ट जारी रखो। रेम का क्या हाल है? क्या इस साल कोई प्रॉसिंग टैलेंट सामने आया? इस बात पर कमिश्नर थॉर्न थोड़े रिलैक्स हुए, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मायूसी भी थी। अब तक का टॉप परफॉर्मर सॉन्ग फैमिली का लड़का है, जेन सॉन्ग। 6000 पॉइंट से कुछ ऊपर। बीस्ट एक एपिक रैंक होली एंजल है। पोटेंशियल रेटिंग ए रैंक तक पहुंच गई है। ए रैंक। किसी और साल में इसे सबसे बेहतरीन माना जाता, लेकिन मेयर ब्लेज के मुंह से बस एक ठंडी आ निकली। लिन यून को एक असली जीनियस देखे बहुत लंबा वक्त गुजर गया है। 3 साल पहले हमने एक एस रैंक पोटेंशियल वाला स्टूडेंट दिया था, और कैपिटल यूनिवर्सिटी ने उसे किसी ट्रॉफी की तरह लपक लिया। वो मेरे यहाँ के कार्यकाल की चंद बड़ी कामयाबियों में से एक थी, और उसके बाद कुछ नहीं। एक शहर का भविष्य उसके युवाओं पर टिका होता है। बिना टॉप टियर टैलेंट के लिनियन पड़ोसी शहरों के मुकाबले पिछड़ता ही जाएगा। जैसे ही ऑफिस में फिर से सन्नाटा छाने वाला था, दरवाजा जोर से खुला और एक शख्स लड़खड़ाते हुए अंदर आया। ये नोवाइज रेल मॉनिटरिंग सेंटर के डायरेक्टर मिंग थे, जो बुरी तरह हाफ रहे थे। उनके चेहरे पर शौक, अविश्वास और एक दबी हुई खुशी का मिलाजुला भाव था। कमिश्नर थॉर्न उन्हें देखकर भड़क गए। तुम्हें क्या हुआ है? मेयर ब्लेज ने इस हमेशा शांत रहने वाले इंसान की तरफ देखा। सांस लो, साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? डायरेक्टर मिंग ने थूक गटका, अपनी तेज धड़कनों को काबू करने की कोशिश की। मेयर, हमें एक और इस रैंक पोटेंशियल मिल गया है। वो शब्द कमरे में किसी बिजली की कड़क की तरह गूंजे। कमिश्नर थॉर्न का चेहरा जम गया। मेयर ब्लेज, जो अपनी कुर्सी पर आराम से टिके थे, झटके से सीधे खड़े हो गए। क्या कहा तुमने? तुम्हें यकीन है कि तुमने पढ़ने में गलती नहीं की? डायरेक्टर मिंग ने तेजी से सिर हिलाया। उन्होंने अपने ओमनी टर्मिनल पर डेटा स्क्रीन खोली। उनके हाथ एक्साइटमेंट से कांप रहे थे, और उसे दोनों के सामने रखा। बिल्कुल यकीन है, मैंने खुद देखा है। लक्स नाम का यह स्टूडेंट, इसके रेल्म पॉइंट्स 40,000 पार कर चुके हैं। पोटेंशियल रेटिंग एस रैंक। जैसे ही मैंने डेटा देखा, मैं सीधा यहाँ रिपोर्ट करने भागा। मेयर ब्लेज उस डेटा स्क्रीन को देखते रह गए। उनकी सांसें जैसे थम सी गईं। 40,000 पॉइंट्स, लिमिट से कई गुना ज्यादा। एक पल की खामोशी के बाद मेयर ब्लेज ने मेज पर जोर से हाथ मारा और खड़े हो गए। उनकी सारी गंभीरता गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक बेमिसाल खुशी ने ले ली थी। हाँ हाँ हाँ, ये सीधा ऊपर वाले का तोहफा है। एक एस रैंक जीनियस का मतलब लिन यून सिटी के लिए किसी भी ए रैंक से कहीं बढ़कर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये लिन यून सिटी के भविष्य की उम्मीद है। उनके बगल में कमिश्नर थॉर्न भी अपने सदमे से बाहर आए। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। बधाई हो मेयर। यह आपकी लीडरशिप का ही नतीजा है कि हमारा शहर एक के बाद एक ऐसे टैलेंट पैदा कर रहा है। मेयर ब्लेज ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। उन्हें अभी चापलूसी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सर्वेलेंस सेंटर चलो। उनकी आंखों में एक जुनून था। मैं खुद देखना चाहता हूं कि यह लक्स आखिर किस तरह का जीनियस है। ठीक उसी वक्त मैं और लिलिथ एक अंधेरी गहरी खाई रवीन के अंदर थे। मेरे सामने धुंधली खाई में 20 से ज्यादा जोड़ी पीली हरी आंखें चमक उठी। स्पाइनबैक वुल्व्स का एक पूरा झुंड, जिनमें से हर एक का साइज एक सांड जितना था। उनकी पीठ पर हड्डियों के ऐसे स्पाइक्स थे जो किसी ब्लेड की तरह धारदार, हिंसक और भयानक थे। उनकी ताकत स्टार लेवल 3 से 5 के बीच थी,
और झुंड के सबसे आगे उनका सरदार खड़ा था, जो बाकियों से लगभग दुगना बड़ा था, स्पाइनबैक वुल्फ किंग। उसकी ठंडी बेरहम आंखें मुझ पे और लिलित पर टिकी थीं। मॉडल रैंक स्टार लेवल 7। ये एक बहुत ही सलीके से बुना गया जाल अम्बुश था। लिलित की सांसें अब पहले जैसी स्थिर नहीं थीं। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें जमा होने लगी थीं। लगातार घंटों की इंटेंस कॉम्बैट ने उसे थका दिया था। फिर भी उसकी एब्सोल्यूशन साइट पकड़ने वाला हाथ बिना किसी थरथराहट के एकदम स्थिर था। मास्टर संभल के, लिलित ने भारी आवाज में कहा, ये बीस्ट्स हमारे अब तक के दुश्मनों से कहीं ज्यादा चालाक हैं। हमने एक स्टार लेवल 5 स्पाइनबैक वुल्फ का पीछा किया जिसने जानबूझकर अपनी कमजोरी दिखाई और वो हमें सीधा इस खाई में ले आया। किसने सोचा होगा कि ऐसे जीव जो सिर्फ इंस्टिंक्ट पर चलते हैं, वो अपने साथी को चारे की तरह इस्तेमाल करके हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। फिर भी मेरे चेहरे पर तनाव या डर का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने शांत नजरों से हमें घेरे हुए भेड़ियों को देखा और मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा है, अब मुझे एक एक करके इन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, लिलित सब समझ गई। उसकी नजरों में मेरे लिए अटूट भरोसा और लड़ने का एक जुनून था, पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक और भी गहरा और काला। लिलित के अंदर से एक हिंसक ब्लैक एनर्जी का गुबार निकला, जो किसी धमाके की तरह बाहर फैला। स्किल एक्टिवेटेड, ब्लड ऑफ 7 सेंस। हेल की सबसे गहरी ताकतों से जन्मा 7 महाबपों का खून। जो भी इस खून का वारिस है, उसमें 7 डीमन किंग्स में से एक बनने का पोटेंशियल होता है। जब तक ये एक्टिव है, सारे स्टैट्स 200% बढ़ जाते हैं। इसे कभी भी बंद किया जा सकता है। इसका नुकसान बस इतना है कि डीएक्टिवेट करने के बाद थोड़ी कमजोरी महसूस होती है और सारे स्टैट्स 20% गिर जाते हैं। लेकिन इस स्किल की बेपनाह ताकत के सामने ये कीमत कुछ भी नहीं थी। जैसे ही स्किल एक्टिवेट हुई, लिलित का ऑरा तेजी से बढ़ने लगा। उसके घने काले बाल बिना हवा के लहराने लगे। उसके बैगनी काले तितली जैसे पंख पूरी तरह खुल गए, जो डरावने और खूबसूरत दोनों थे। उसकी वो रूह को कपा देने वाली आंखें अब और भी गहरी हो गई थीं, जिनमें तबाही की आग जल रही थी। हमारे सामने खड़े स्पाइनबैक वुल्फ किंग को लगा था कि ये दोनों अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस अचानक बदलाव ने उसे शक और बेचैनी से भर दिया। फिर भी इस इलाके का बेताज बादशाह होने के नाते उसकी दरिंदगी ने उस हिचकिचाहट को कुचल दिया। वुल्फ किंग ने एक ऐसी दहाड़ लगाई जिससे पूरी खाई कांप उठी। ये हमले का इशारा था। एक पल में 20 से ज्यादा स्पाइनबैक वुल्व्स एक साथ टूट पड़े, हर तरफ से खाई के बीच खड़े हम दोनों की ओर झपटते हुए। लिलित हिली। उसकी फिगर ने बस एक धुंधला सा साया छोड़ा और वो पलक झपकते ही गायब हो गई। काली बर्फीली चमक की एक लहर उठी और पहला स्पाइनबैक वुल्फ जो उस तक पहुंचा था, हवा में जम गया। उसका भारी सिर कटकर आसमान में उछल गया। इससे पहले कि वो बिना सिर वाली लाश जमीन पर गिरती, लिलित दूसरे भेड़िए के पास पहुंच चुकी थी। उसकी एब्सोल्यूशन साइट ने एक खूबसूरत मगर जानलेवा वार किया। एक और सिर कटकर गिरा। इस वक्त लिलित नरक से निकली साक्षात ग्रिम रीपर लग रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी साइट का हर वार बड़ी बेरहमी और सटीकता से जान ले रहा था। उनका वो भयानक घेरा लिलित के सामने गीले कागज की तरह फट गया। महज 10-12 सांसों के बीच जमीन 7-8 स्पाइनबैक वुल्व्स की लाशों से भर गई। वुल्फ किंग की ठंडी और बेरहम आंखें लिलित पर ही टिकी रहीं। उसे लगा था कि उसका शिकार थक चुका है, लेकिन एनर्जी का यह अचानक धमाका, जो इतना गहरा था कि उसकी रूह तक कांप उठी, उसने उसका हर अंदाजा गलत साबित कर दिया। वुल्फ किंग के गले से एक धीमी कराह निकली। उसका विशाल शरीर अनचाहे ही आधा कदम पीछे हट गया। डर, एक ऐसा एहसास जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था, पहली बार उसके सीने में घर करने लगा। लेकिन इस जमीन के निर्विवाद राजा होने के नाते उसकी रगों में दौड़ते शिकारी के खून ने उस हिचकिचाहट को मिटा दिया। वुल्फ किंग ने अपना सिर पीछे किया और एक ऐसी दहाड़ मारी जिसने खाई को चीर दिया। पागलपन का एक आखिरी दांव। एक ही पल में बचे हुए दर्जन भर स्पाइनबैक वुल्व्स ने वुल्फ किंग के साथ मिलकर मौत की छलांग लगाई। लिलित फिर हिली, मौत का फरिश्ता बनकर उस झुंड के बीच मौत का नाच नाचने लगी। जैसे ही लिलित ने आखिरी छोटे भेड़िए को ढेर किया, वुल्फ किंग की पीठ के कांटे एक साथ खड़े हो गए। उसे एक ऐसे खतरे का एहसास हुआ जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपना जबड़ा खोला और उसके मुंह के अंदर हड्डियों जैसी पीली एनर्जी का एक गोला बनने लगा, जो फिर एक चीख के साथ लिलित की तरफ बढ़ा। यह उसका सबसे ताकतवर हमला था, लेकिन लिलित जरा सा हिली और बड़ी आसानी से उससे बच गई। अगले ही पल वो सीधा वुल्फ किंग के सामने आ खड़ी हुई। उसके विशाल साये ने लिलित के नाजुक शरीर को पूरी तरह ढक लिया। उसने अपना एक भारी धारदार पंजा उठाया और उसे नीचे दे मारा। लिलित न हिली न पीछे हटी। उसने बस धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया
उसकी आंखों में तबाही की आग जल रही थी, वो बस उसे खामोशी से देखती रही। उसकी विशाल काली साइट ऊपर की तरफ घूमी, उस यकीन के साथ जो खुद किस्मत को काटने की ताकत रखता है। न कोई धमाका हुआ, न टकराने वाली एनर्जी का कोई शोर। वुल्फ किंग का भारी पंजा हवा में ही जम गया। उसके माथे के बीचों बीच से लेकर पूंछ की नोक तक खून की एक बारीक लकीर खिंच गई। अगले ही पल वुल्फ किंग का विशाल शरीर हड्डियों समेत साफ दो हिस्सों में बट गया। उस कटी हुई लाश से प्योर एनर्जी का एक सैलाब निकला और पूरा का पूरा लिलिथ के अंदर समा गया। उसका ऑरा एक बार फिर पागलों की तरह ऊपर जाने लगा। मॉर्टल रैंक, स्टार लेवल 7। उसके अंदर से निकलती ताकत की एक लहर चारों तरफ फैल गई। उसी वक्त फीडबैक एनर्जी की एक जोरदार लहर में पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरी मेंटल पावर फिर से बढ़ गई। मैंने लिलिथ का स्टैट पैनल खोला। लिलिथ, नाइट विच, रैंक, मॉर्टल, स्टार लेवल 7, स्ट्रेंथ 151, एजिलिटी 165, कॉन्स्टिट्यूशन 155। इन चारों कैटेगरीज में 3 अंकों वाले भयानक स्टैट्स को देखकर मेरा दिल भी एक पल के लिए धड़कना भूल गया। यही खौफ है लेजेंडरी ग्रेट टैलेंट का। स्टार लेवल 7 का एक मामूली एलीट ग्रेड बाउंड बीस्ट अपने सबसे अच्छे स्टैट में मुश्किल से 50 पॉइंट्स तक पहुंच पाता है। लिलिथ उससे 3 गुना आगे थी। मेरी नजरें आखिरी हिस्से पर गईं। रिकमेंडेड ग्रोथ मटेरियल्स, इटर्नल नाइट पर्ल, हेल स्प्रिंग वाटर, नाइटमेयर क्रिस्टल। इनमें से हर एक चीज बेहद नायाब रेयर थी। अगर मैं ये सब हासिल कर सकूं तो मैं लिलिथ को तेजी से लेजेंडरी टीयर 2 तक ले जा सकता हूं। और अगर मैं उसे कदम दर कदम मिथिक ग्रेड तक पहुंचा सका तो वो नज़ारा कितना खौफनाक होगा। मैंने अपने सीने में उठते जोश को दबाया और तुरंत अपना ओमनी टर्मिनल खोला। मैंने नेटवर्क कनेक्ट किया और लिन युआन सिटी के हर बड़े ट्रेड गिल्ड के मटेरियल कैटलॉग्स खंगालने लगा। मैंने पैनल पर दी गई हर एक चीज़ को सर्च किया, एक भी नहीं मिली। मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा रेयर हैं। कम से कम लिन युआन जैसे एक मनझोले शहर में इन्हें ढूंढना नामुमकिन है। मायूसी की एक लहर मुझ में उठी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। ये सब सोचना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी जो मायने रखता है वो है बीस्ट मास्टर एंट्रेंस एग्जाम पास करना और एक टॉप टियर बीस्ट मास्टर एकेडमी में दाखिला लेना। एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ही मेरी पहुंच एक बड़ी दुनिया तक होगी और तभी मुझे ऐसे मटेरियल्स मिलने की कोई उम्मीद होगी। काउंटडाउन अब 10 मिनट से भी कम दिखा रहा था। लिलिथ, अब चलने का वक्त है, मैंने उसे धीरे से पुकारा। लिलिथ के चारों ओर फैली बैंगनी काली एनर्जी धीरे धीरे सिमटने लगी जैसे ही उसने ब्लड ऑफ 7 सेंस को डीएक्टिवेट किया। एक जबरदस्त कमजोरी ने उसे घेर लिया। उसका शरीर कुदरती तौर पर मेरी तरफ झुक गया और मैंने बिना सोचे उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। मैं लिलिथ के साथ रवीन के एग्जिट की ओर मुड़ता हूँ। दुनिया के घूमने का वो जाना पहचाना एहसास होता है और फिर मेरे पैरों के नीचे ठोस जमीन वापस आ जाती है। उस रेवन की ठंडी खामोशी की जगह अचानक तेज धूप और शहर के शोर शराबे ने ले ली है। हम वापस आ गए हैं सेंट्रल प्लाजा, लिन युआन सिटी। प्लाजा पहले से ही नए अवेकन बीस्ट मास्टर्स से भरा हुआ है जो झुंड बनाकर आपस में चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें अंदर क्या मिला। जैसे ही मैं और लिलिथ सामने आते हैं, प्लाजा में मौजूद हर शख्स की नज़रें खुद ब खुद हमारी ओर खिंची चली जाती हैं। इसकी वजह सिर्फ लिलिथ की खूबसूरती और उसका प्रेजेंस है जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। वो शांति से मेरे हाथ पर टिकी हुई है। उसके शानदार चेहरे पर एक थकी हुई मगर सुकून भरी मुस्कान है, जैसे कोई योद्धा एक भयंकर लड़ाई जीत कर आया हो जो उसकी जादुई कशिश को और भी बढ़ा रही है। तभी वर्दी में एक सिटी गार्ड ऑफिसर तेजी से हमारी तरफ आता है। वो सावधान की मुद्रा में आकर सैल्यूट करता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप लक्स हैं? मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। ऑफिसर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। लक्स, बधाई हो। इस साल के बिगिनर रेल में आपने एस रैंक पोटेंशियल रेटिंग हासिल की है। लिन युआन सिटी के मेयर ब्लेज आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। एस रैंक और मेयर, इन दोनों बातों ने आसपास खड़े उन सभी लोगों को चौंका दिया जो हमारी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरों पर साफ अविश्वास झलक रहा था। मैं एक पल के लिए पलकें झपकाता हूँ, थोड़ा हैरान हूँ, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लेता हूँ। ऐसा लगता है कि रेल के अंदर मैंने जो हलचल मचाई थी वो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं है। मैं शांति से सिर हिलाता हूँ। कृपया रास्ता दिखाइए। लिलिथ के साथ मैं ऑफिसर के पीछे प्लाजा के किनारे बनी उस मीनार की ओर चल देता हूँ। ये इमारत सिटी गार्ड ब्यूरो की है। इसकी ग्रे वाइट बाहरी दीवारें एक औपचारिक गंभीरता का एहसास कराती हैं। ऑफिसर मुझे दूसरी मंजिल पर एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखता हूँ। कमरा बहुत ही सादा है। एक लंबी आयताकार कॉन्फ्रेंस टेबल, कुछ कुर्सियाँ और कुछ नहीं। फिर भी
मेज के सिरहाने बैठे दो लोग की मौजूदगी पूरे कमरे को एक भारी और दबदबे वाले माहौल से भरती है। उनमें से एक को मैं शहर की खबरों में देख चुका हूं, लिनियन सिटी की सबसे बड़ी ताकत मेयर ब्लेज। दूसरे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हैं जिन्होंने गहरे नीले रंग की सिटी गार्ड ब्यूरो की वर्दी पहनी है। उनके कंधों पर सितारे चमक रहे हैं और आंखें किसी ब्लेड की तरह तेज हैं। सिटी गार्ड ब्यूरो के कमिश्नर थॉर्न। जैसे ही मैं और लिलित अंदर कदम रखते हैं, दोनों की नजरें हमारी ओर मुड़ जाती हैं। लिलित को देखकर मेयर और कमिश्नर जैसी ताकतवर हस्तियां भी अपनी आंखों की हैरानी नहीं छुपा पाती, लेकिन वे जल्दी ही खुद को संभाल लेते हैं और उनका ध्यान वापस मुझ पर टिक जाता है, जो कि जिज्ञासा और बारीकी से परखने वाले भाव से भरा है। बैठिए। सबसे पहले मेयर ब्लेस कहते हैं। उनकी आवाज शांत और सहज है, जिसमें सत्ता के अभ्यस्त व्यक्ति का स्वाभाविक अधिकार झलकता है। मैं ज्यादा औपचारिकता नहीं दिखाता। मैं एक कुर्सी खींचता हूं और बैठ जाता हूं। लिलित चुपचाप मेरे पीछे खड़ी रहती है। उसके चेहरे के भाव पढ़ पाना नामुमकिन है। मैं लिनियन सिटी का मेयर ब्लेज हूं और ये लिनियन सिटी गार्ड ब्यूरो के कमिश्नर थॉर्न है। कमिश्नर थॉर्न मेरा स्वागत करते हुए हल्का सा सिर हिलाते हैं। लक्स, तुम तो वाकई एक युवा नायक निकले। मेयर ब्लेज की नजर मेरे और लिलित के बीच घूमती है। लिनियन सिटी ने कई कई सालों से तुम्हारे जैसा टैलेंट नहीं देखा है। उनकी आवाज में बिना छिपी हुई प्रशंसा है। मेयर साहब मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। यह तो बस मेरी खुशकिस्मती थी। मैं थोड़ा हंसते हुए अपनी नाक के पिछले हिस्से को रगड़ता हूं। मेयर ब्लेज की मुस्कान और गहरी हो जाती है। न घमंडी न लापरवाह, बल्कि एकदम स्थिर और सुलझा हुआ। इस नौजवान के प्रति उनका प्रभाव एक पायदान और बढ़ जाता है। मुझे याद है कि 3 साल पहले लिनियन सिटी ने एक और एस रैंक जीनियस को जन्म दिया था, जिसका नाम रेन था। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मेयर ब्लेज अपनी चाय का प्याला नीचे रखते हैं और जोर से हंसते हैं। एक ही परिवार के दो असाधारण टैलेंट, बहन और भाई, दोनों महानता के लिए पैदा हुए हैं। तुम दोनों लिनियन सिटी के लिए गर्व की बात हो। कमिश्नर थॉर्न मुस्कुराते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, रेन का सबसे पहला बाउंड बीस्ट एक एपिक ग्रेड 9 टेल्ड फॉक्स थी। उस साल के एंट्रेंस एग्जाम में उसने लिनियन सिटी के लगभग हर प्रतिद्वंदी को कुचल दिया था। और अब 3 साल बाद तुम यहां हो। तारीफों के इस दौर के बाद मेयर ब्लेज बातचीत को वापस मुख्य मुद्दे पर लाते हैं। उनके चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं। लक्स, तुम्हें यहां बुलाने का एक ही कारण है। तुम्हारे स्कोर ने पिछले 10 सालों के लिनियन सिटी के बिगिनर रेल्म रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नियमों के अनुसार शहर तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देने जा रहा है। इनाम शब्द सुनते ही मेरा चेहरा चमकता है। मेयर ब्लेज इसे भाप लेते हैं, तो ये लड़का पूरी तरह से बेपरवाह भी नहीं है। इनाम में 10 मिलियन अलायंस क्रेडिट्स सीधे तुम्हारे अकाउंट में जमा किए जाएंगे। मेयर ब्लेज इस चौंका देने वाली रकम का ऐलान करते हैं। 10 मिलियन किसी भी साधारण परिवार को पल भर में एक अलग ही क्लास में पहुंचाने के लिए काफी है। फिर भी मेरी ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती, बस भौहें थोड़ी सिकुड़ती हैं। तभी मैं बोलता हूं, मेयर ब्लेज, क्या इस रिवॉर्ड के बदले मुझे उतनी ही कीमत का मटेरियल्स मिल सकता है? मेयर ब्लेज अपनी एक भौं ऊपर उठाते हैं। उनकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक कौंती है। तुम्हें किस मटेरियल की जरूरत है? मेरा दिल जोर से धड़कता है। मैं तुरंत उन तीनों मटेरियल्स के नाम लेता हूं जो लिलित के पैनल पर लिखे थे। ये सुनते ही मेयर ब्लेज के चेहरे के भाव हैरानी और किसी ऐसी चीज का मिश्रण बन जाते हैं जिसे नाम देना मुश्किल है। कॉन्फ्रेंस रूम में खामोशी छा जाती है। उस सन्नाटे से मेरा अपना सीना भी भींचने लगता है। लक्स, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उन 3 मटेरियल्स का असल मतलब क्या है? मेयर ब्लेज की आवाज धीमी हो जाती है। उनमें से हर एक मटेरियल एक स्ट्रेटेजिक ग्रेड रिसोर्स है, जिसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे एलीट बाउंड बीस्ट्स को विकसित करने के लिए किया जाता है। सिर्फ यहाँ लिनियन सिटी में ही नहीं, बल्कि पूरी यान हुआंग फेडरेशन में उन्हें असाधारण रूप से दुर्लभ और कीमती माना जाता है। वे खुले बाजार में लगभग कभी नजर नहीं आते। सुनते सुनते मेरा दिल जैसे डूबने लगता है। मेयर ब्लेज मेरे चेहरे पर फैलती निराशा को साफ देख रहे हैं। फिर बिना किसी चेतावनी के उनका लहजा बदल जाता है। हालांकि जिस हेल स्प्रिंग वाटर का तुमने जिक्र किया, हमारे शहर के खजाने में उसका कुछ स्टॉक मौजूद है। कुछ साल पहले लिनियन सिटी के पूर्वी इलाके में एक छोटा स्पेशल रिफ्ट दिखाई दिया था। शहर ने एक एक्सप्लोरेशन टीम भेजी थी और वे वहां से हेल स्प्रिंग वाटर की सप्लाई लेकर आए थे। यह पानी, जो साक्षात नर्क से निकाला गया है, डीमन टाइप और अनडेड टाइप के बाउंड बीस्ट्स को तैयार करने के लिए सबसे बेहतरीन मटेरियल्स में से एक है। और इसी वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मार्केट एस्टिमेट्स के हिसाब से इसकी एक यूनिट 20 मिलियन अलायंस क्रेडिट्स से भी ऊपर की है। मेयर ब्लेज रुकते हैं और सीधे मेरी आंखों में देखते हैं। तुम्हारा 10 मिलियन का रिवॉर्ड इसकी एक यूनिट का आधा खर्च भी नहीं उठा पाएगा। मेरा दिल किसी रोलर कोस्टर की तरह महसूस कर रहा है, जो एक पल ऊपर जाता है और अगले ही पल नीचे गिरता है। लेकिन मेयर ब्लेज के अगले शब्द उम्मीद की एक किरण जगाते हैं। फिर भी एक तरीका है जिससे तुम इसे मुफ्त में हासिल कर सकते हो। मेरा दिल पसलियों से टकराने लगता है। रुकने से पहले ही शब्द मेरे मुंह से निकल पड़ते हैं। कैसा मौका?
मेयर ब्लेज के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि भरी मुस्कान आती है, जैसे किसी की योजना एकदम सही जगह पे फिट बैठ गई हो। पिछले साल लिन्नुआन सिटी के दक्षिण पश्चिम में ब्लैकस्टोन रेंज में एक बिल्कुल नया डंजन दिखाई दिया था। मेरा दिमाग तुरंत उन सभी जानकारियों को टटोलने लगता है जो मैं डंजन्स के बारे में जानता हूँ। रेल्म्स वे संसाधन संपन्न क्षेत्र होते हैं जिन बार बार एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक डंजन वो होता है जो रेल्म बनने से पहले की स्थिति है। इसमें एक शक्तिशाली फाइनल बॉस होता है और केवल उस बॉस को हराने वाली पहली टीम को ही सबसे शानदार रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक बार बॉस के गिरते ही डंजन धीरे धीरे भविष्य के खोजकर्ताओं के लिए एक रियल में बदल जाता है। क्या इस खास डंजन में कुछ अलग है? मैं तुरंत सवाल करता हूँ। मेयर ब्लेज धीरे से सिर हिलाते हैं, उनके चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं। इस डंजन पर रैंक रिस्ट्रिक्शन है। केवल मॉर्टल रैंक, डोमेन मास्टर्स और उनके बाउंड बीस्ट ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। अगर मॉर्टल रैंक से ऊपर का कोई भी अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो पूरा डंजन स्पेस तुरंत तबाह हो जाएगा। और पिछले साल अंदर जाने वाली टीम की इंटेल के मुताबिक फाइनल बॉस एक मॉर्टल रैंक स्टार लेवल 9 का सायनिक टाइप प्राणी है। मैं तुरंत समस्या समझ जाता हूँ। सायनिक टाइप बाउंड बीस्ट पहले से ही बहुत दुर्लभ होते हैं और लिन्युआन सिटी सिर्फ एक मध्यम आकार का शहर है। मॉर्टल रैंक पर ऐसा डोमेन मास्टर ढूंढना जो स्टार लेवल 9 के सायोनिक प्राणी का मुकाबला कर सके वाकई बहुत मुश्किल है। इसलिए यह डंजन तब से यूं ही अनछुआ पड़ा है। कमिश्नर थॉर्न आगे कहते हैं, ये मेज पर रखे उस खाने की तरह है जिसे हम चख तक नहीं सकते। हताशा शब्द भी इसके लिए कम है। मेयर ब्लेज इस पर हंसे बिना नहीं रह पाते। फिर वे मुझ पर अपनी गहरी नजर टिकाते हैं। लक्स, इसके लिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। एक बार ये डंजन क्लियर हो जाए तो लिन्वान सिटी को एक नया रेल मिल जाएगा जो पूरे शहर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और उस मिशन को लीड करने वाले के तौर पर शहर तुम्हें इनाम देने में कोई कमी नहीं रखेगा। उस हेलस्प्रिंग वाटर की यूनिट को तुम्हें मुआवजे के तौर पर दिए जाने पर मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति करेगा। इसी बीच सेंट्रल प्लाजा के रेल में एग्जिट पर एक लंबा और सीधा खड़ा शख्स अपने चाहने वालों से घिरा हुआ भीड़ से बाहर निकलता है। ये जान है। उसने अब डिजाइनर कैजुअल कपड़े पहन लिए हैं और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी और घमंडी मुस्कान है। उसके पास ही दिव्य और अलौकिक रेडिएंट एंजल ऑरोरा खामोशी से चल रही है, जैसे कोई देवी जिसका सांसारिक दुनिया से कोई लेना देना ना हो, जो पल भर में प्लाजा की हर आंख को अपनी ओर खींच लेती है। क्या ये वही एपिक ग्रेड रेडिएंट एंजल है? ये तो अद्भुत है। सॉन्ग परिवार की चापलूसी करने के शौकीन लोग तुरंत उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। उनके चेहरों पर बनावटी मुस्कानें हैं। यंग मास्टर ज़ेन इस बार पक्का फर्स्ट आएंगे। इस रेडिएंट एंजल के साथ भला कोई मुकाबला कैसे कर सकता है? कानों में पड़ रही इन तारीफों से ज़ान की मुस्कान और भी मगरूर हो जाती है। वो बड़ी सहजता से हाथ बढ़ाकर अरोरा के रेशमी सुनहरे बालों को सहलाता है। एक बार मैं फर्स्ट आ जाऊं, फिर वापस जाते हुए तुम्हारे लिए होली लाइट एसेंस ले लूंगा। इससे तुम्हें स्टार लेवल 6 तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अरोरा अपनी नज़रें थोड़ी नीची करती है। उसके होठों पर एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान आती है। शुक्रिया मास्टर। ज़ेन का सीना गर्व से फूल जाता है। वो रेल्म के अंदर किए गए उस सौदे के बारे में सोचता है। अपनी जीत पक्की करने के लिए उसने 3 बेहद दुर्लभ ब्लड ब्लॉसम फ्लावर्स के बदले पूरे 3000 बोनस पॉइंट्स का सौदा किया था। खुद शिकार करके कमाए गए 6000 पॉइंट्स को मिलाकर उसका कुल स्कोर 9300 पॉइंट से ऊपर पहुंच चुका है। एक ऐसा स्कोर जो अब तक के हर एस रैंक टैलेंट के रिकॉर्ड को कुचल देता है। फर्स्ट प्लेस सिर्फ और सिर्फ उसका है। जब वो अभी उस कल्पना में खोया ही था, तभी पूरे प्लाजा में एक हल्की सी गूंज उठती है। बीचों बीच लगी विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन आखिरकार चालू हो जाती है। भीड़ की हर सांस थम जाती है। अनगिनत आंखें अपना नाम ढूंढने के लिए लीडर बोर्ड पर टिक जाती हैं। ज़ेन की नज़र सीधे सबसे ऊपर जाती है। आखिरकार स्क्रीन झिलमिलाती है और टॉप 3 एंट्रीज डिस्प्ले पर रुक जाती हैं। थर्ड प्लेस 3150 पॉइंट्स, पोटेंशियल रेटिंग B+। सेकंड प्लेस ज़ेन 9325 पॉइंट्स, पोटेंशियल रेटिंग S। ज़ेन की मुस्कान जम जाती है। वो सेकंड कैसे है? उसने सहज ही अपनी आंखें मली, यह सोचकर कि शायद उसने गलत पढ़ा है, मगर टेक्स्ट एकदम साफ था। ऑरोरा के चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। उसकी आंखें तेजी से लीडर बोर्ड पर उस नाम को ढूंढती हैं जिसके बारे में उसने सोचा था कि वो यहाँ कभी नहीं आ पाएगा। नामुमकिन। एक मामूली सा शख्स जिसने एक डिफेक्टिव सक्यूबस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो ज़ेन और उसकी एपिक ग्रेड रेडिएंट एंजल से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकता है? लेकिन अगले ही पल स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से पर चमकता हुआ डेटा भर जाता है। फर्स्ट प्लेस लक्स 41,350 पॉइंट्स, पोटेंशियल रेटिंग S रैंक। पूरा प्लाजा जैसे धमाके के साथ गूंज उठता है। क्या मैं सही पढ़ रहा हूं? ये लक्स कौन है? क्या इंसान इतना स्कोर ला भी सकता है? उधर ज़ैन का दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। उसके 9000 पॉइंट्स, जिस पर उसे इतना नाज था, इसके सामने मजाक लग रहे थे। ये कैसे मुमकिन है कि जिसे वो हमेशा अपने पैरों तले कुचलता आया था, वो मामूली लड़का जिसे सबने रिजेक्ट कर दिया था, उसने S रैंक हासिल कर लिया। जलती हुई जिल्लत और कड़वाहट उसकी अक्ल पर पर्दा डाल देती है। धोखाधड़ी। ज़ेन के गले से एक चीख निकलती है। वो कांपती उंगली से स्क्रीन पर चमक रहे उस नाम की ओर इशारा करता है। ये जरूर कोई धोखाधड़ी है। ये मुमकिन ही नहीं है।
एक सिटी गार्ड ऑफिसर आगे बढ़ता है। कृपया अपनी जबान पर काबू रखें। इस रियम का हर डेटा सर्वेलेंस सेंटर और शहर के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम द्वारा वेरीफाई किया गया है। इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। ये रैंकिंग्स पूरी तरह जायज़ और फाइनल है। आधिकारिक पुष्टि ने जान की उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझा दी और उसके घमंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आसपास की भीड़ की नजरें अब बदल गई थीं। उनमें बिना छिपी दया और खुला मजाक था। ज़ेन अब यहाँ एक सेकंड भी खड़ा नहीं रह सकता था। चलो यहाँ से। वो अरोरा का हाथ पकड़ता है और लोगों की घूरती आंखों के बीच से रास्ता बनाते हुए निकल जाता है। मैं कसम खाता हूं कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिकल असेसमेंट में मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। ज़ेन के दिमाग में ये जहरीला ख्याल चीख रहा था। अरोरा उसके पीछे लड़खड़ाते हुए जा रही थी। उसकी पकड़ उसे खींच रही थी। उसका चेहरा कागज जैसा सफ़ेद पड़ गया था। उसके मन में एक ऐसा ख्याल आया जिसने उसकी रूह को कंपा दिया और वो उसे दबा नहीं पाई। क्या उस वक्त किया गया मेरा फैसला वाकई सही था? रात हो जाती है। अभी मैं और ललित आखिरकार उस टावर से बाहर निकलते हैं। दूसरी मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में मेयर ब्लेज और कमिश्नर थॉर्न साथ साथ खड़े हमें जाते हुए देख रहे हैं। कमिश्नर थॉर्न अपनी नजरें हटाते हैं और खामोशी को तोड़ते हैं। मेयर, क्या आपको सच में लगता है कि वो ये कर पाएगा? मेयर ब्लेज तुरंत जवाब नहीं देते। काफी देर बाद वे धीमी और शांत आवाज में बोलते हैं, क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? इस एक सवाल ने कमिश्नर थॉर्न को निरुत्तर कर दिया। मेयर ब्लेज मुड़ते हैं। उनके चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान है। क्या आप भूल गए कि उसके बाउंड बीस्ट की ग्रेड क्या है? लेजेंडरी। पूरी यान हुआंग फेडरेशन में इतनी कम उम्र में किसी लेजेंडरी ग्रेट बीस्ट का साथ पाना, इंपीरियल कैपिटल के उन चुनिंदा रईस खानदानों के वारिसों को छोड़ दें तो भला कितने लोग होंगे? और आपने रेल में उसका प्रदर्शन अपनी आंखों से देखा है। उस पर यकीन रखिए, वो लिन युआन सिटी की सबसे बड़ी उम्मीद है। जब तक मैं घर पहुंचता हूं शाम के 7 बजे बज चुके हैं। मैं सोफे पर बैठ ही रहा था कि मेरा रिस्ट टर्मिनल बजने लगता है। स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट आती है। मैं एक्सेप्ट करता हूं। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। मेरी बहन रैन। ए बदतमीज लड़के, आखिरकार तूने फोन उठा ही लिया।